अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बनाकर दोस्त मेरे चारा घर को, बनाकर दोस्त मेरे चारा घर को, मेरे ज़ख्मों को गहरा कर दिया है। मोहब्बत की गवाही देकर तुमने मुझे सब में अकेला कर दिया है। यूनिवर्सिटी का इंतहाई पुरसकून माहौल था। हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगातार 3 धमाकों से सारा माहौल गूंज उठता है। कॉरिडोर में लड़के और लड़कियों के ग्रुप एकदम बिदक जाते हैं और साथ ही तेज पानी की बौछार भी उन पर पड़ने लगती है। आउच, नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है। माय गॉड, मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजती रहीं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के छत पर खड़ी एमन, असमारा और वर्दा अपनी हंसी रोकती हुई नीचे झांक रही थीं। पानी से भरे 3 शॉपर उन्होंने नीचे फेंके थे, जिससे महज अखेज सूरत हाल बन गई थी। अगले ही लम्हे वो सीढ़ियाँ फलांगती दूसरी तरफ के रास्ते से नीचे उतर गई और अब कैफेटेरिया के सामने घास और फूलों से भरे कते पर बैठी हंस रही थीं। हमारी कौम नफ्सियाती तौर पर इतनी डरपोक हो गई है भाई, वाह। एमन अपने बालों को कैचर में कैद करते हुए बोली, ओ मैडम, अगर तुम नीचे होती और पानी से भरे शॉपर तुम्हारे सर पर फटते तो तुम मरमेड बनी होती। अस्मारा ने अपनी बैग से च्युइंगम का पैकेट निकालते हुए कहा, अच्छा तो ये है हमारे कैंपस लाइफ का हंगामा खेज इख्तिताम। वर्दा ने जज्बाती लहजे में कहा, हमारी यादें कितनी शानदार हैं। एमन ज़रा संजीदा हुई, मैं गुजरे वक्त का सोग नहीं मनाऊंगी बल्कि यादों के शानदार पहलुओं पर नज़र रखूंगी। अस्मारा ने झट उसका जुमला मुकम्मल किया। ये हुई ना बात। तीनों हाथ पर हाथ मारकर हंस दी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी हम यादों के मुसाफिर रहेंगे। अरे एक मिनट, मैंने सुना है कि कलियों को अपनी मुट्ठी में बंद करके दुआ मांगे। फिर तेजी से उठकर करीब लगे, फूलों की शाखों से 3 कलियां नोचते हुए जुमला मुकम्मल किया। अगर दुआ कबूल हो गई तो वो कली खुद ब खुद खिल जाएगी। वाओ। अस्मारा और वर्दा के मुंह से बैक वक्त निकला। जल्दी से मुट्ठियां बंद करो, क्लोज योर हैंड्स। तीनों की हथेलियों पर एक एक कली रखी मुस्कुरा रही थी। आंखें बंद करो और दिल में दुआ मांगो। चंद में ही गुजरे थे। एमन, प्लीज मेरी बात सुनो। जावेद उनके करीब आकर बोला। तीनों ने पट से अपनी आंखें खोल दी। शिट, इसको भी अभी आना था। वर्दा ने खफगी से कहा, बोलो क्या बात है। एमन के लहजे में रुखाई साफ नजर आ रही थी। प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दो। जावेद के लहजे में लजाजत थी। ऑटोग्राफ नहीं दिया जाता है जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो। एमन का लहजा तुर्शी से भरा हुआ था। जावेद अपने हुलिये से खराब सा लड़का नजर आ रहा था। दिल की शक्ल का लॉकेट उसके गले में झूल रहा था। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। एमन के सख्त असरात के बावजूद जावेद अपनी बात करता रह गया था। सिर्फ एक ऑटोग्राफ प्लीज। अस्मारा और वर्दा ने नागवारी से अपने अपने बैग उठाए और खड़ी हुई। और हाँ, आइंदा हफ्ते जाने का प्रोग्राम याद है ना। एमन की रुखाई अरूज पर थी। ये और बात थी कि जावेद की जसारत पर उसके गाल गुस्से से दहकने लगे थे। पहले दिन से ही ये लोफर सा लड़का उसके चक्कर में था। जावेद खड़ा उम्मीद भरी नजरों से इमन को देख रहा था। तीनों वहां से चल दी। जब कभी शाखों पर खिलते फूलों पर नजर पड़े तो समझ जाना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। जावेद की इस बात पर तीनों ने उसे घूमकर देखा। और जब कभी गंदे दलदली रास्तों से गुजरो तो याद रखना मैंने तुमसे नफरत की है। अस्मारा और वर्दा का कहका बुलंद हुआ। यार, मैंने पहले ही कहा था ये तुझे लिफ्ट नहीं कराएगी। और पैदाइशी यतीम भी तो है तू। तेरी शक्ल से यतीमी टपकती है दोस्त, कसम ले ले यार, आज तक कोई लड़की नहीं पटाई, देख लूंगा इसको भी। जावेद ढिठाई से बोला। मोहब्बत की गोंपलें संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर भी उभर आती हैं, क्यों? कुछ ने कहा है कि जज्बे सादिक होते हैं, इसलिए किसी के ख्याल में नफासत के भड़कते मगर इधर बार अलाओ के मरहूने मिन्नत होते हैं। ये जज्बे शायद इसलिए, बहरहाल जज्बों की आमिज़श हो या रूह का उतार चढ़ाव, ये बात तय है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। किसी के दिल में पड़ाव डालने के लिए उसकी कोई शर्त नहीं, मगर एहतराम और अदब ये 2 ऐसे पैमाने हैं कि जिनकी बदौलत अपने पन का तस्वुर महाल है। आग के शोले उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ झुलसा देने वाली तपिश थी। उसवा खौफजदा उठी थी। पापा, पापा, ये सालार की 8 साला बेटी उसवा थी। वो दौड़ते हुए आए। क्या हुआ मेरा बेटा? वो पापा, वो आग आग। उसवा का लहजा कांप रहा था और आंखें वहशत से फटी हुई थीं। अरे माय डॉल, वो सिर्फ ख्वाब था। नहीं पापा, वो दोबारा आएगी। आप मेरे पास ही रहें। मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही होता हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसवा चली गई तो सालार ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। 4 साल पहले का वो भयानक हादसा जब घर में अचानक आग लगी थी और उनकी बीवी उसवा जलकर खाकिस्तर हो गई थी, और यही आग के गोले अब उसवा के दिलो दिमाग को झुलसा रहे थे। ये सानियाँ वो भुला नहीं पा रही थी। जहन के खाली स्लेट पर नक्श होकर रह गए थे। दोस्त अहबाब के दोबारा शादी करने के मशवरों पर जब भी उन्होंने उसवा से बात की तो उसवा शिद्दत से मुखालफत करती थी। इसलिए नहीं कि उसे सौतेलेपन से डर लगता है, बल्कि वो समझती है कि नई मामा भी जल जाएंगी। सालार की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। इन्हें ये अंदेशा था कि ये खौफ कहीं बच्ची की ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे।
बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी। भाई एमन, अब तुम एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो गई हो, तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। तलाल फारूकी साहब आसूदा लहजे में एमन से मुखातिब हुए। ये भी खूब कही आपने, कुछ दिन इसे आराम तो करने नहीं दीजिए। तमसीला बेगम शौहर को काफ़ी कमक पकड़ाते हुए बोली। भाई हम तो ठहरे काम करने के जनूनी, आराम का लफ्ज़ मेरे नज़दीक काम करने ही का नाम है। हालत सुकून में काम। तलाल साहब धीमी मुस्कुराहट से गोया हुए। वो पापा, लास्ट टाइम आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जिक्र किया था। ईमन को सोचते हुए तलाल साहब पर नज़रें मरकूज करते हुए बोली, हाँ वो मेरे बहुत पुराने दोस्त की है। फारूक को तो तुम लोग जानती ही हो, मगर काफ़ी अरसे से उनका नाम सुनने में नहीं आ रहा। तमसीला बेगम ने यादों के गोशों को कंघालते हुए कहा, हाँ बस वो यूरोप में अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ था। मल्टीनेशनल कंपनीज की चेन का मालिक है अब वो। बस तो फिर पहले एमन और फिर मेरी जॉब की बात करें फारूक अंकल से। जवाहिर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ओके आई विल। मामा मुझे ज़रा असमारा के साथ मार्केट जाना है। एमन उठते हुए बोली, ठीक है बेटा। तलाल फारूकी साहब ने जवाब दिया। किताब तो खोल, सालार ने भी ली थी। वो खिड़की जिसके पार के मंजर धुंधला गए थे मगर इनकी आंखों में बस गए थे। उसवा कि उनकी मरहुमा बीवी घर के गोशे गोशे में चलती फिरती नजर आती थी। नेवी की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो अपनी माँ की ख्वाहिश पर सर झुकाए बैठे थे। एक बच्ची भी उनकी ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिला रही थी। नागहा ये सब हुआ। इस दिन भी वो बहरी जहाज़ पर थे। उसवा अकेली नहीं थी, मगर इनकी वालदा और घर के दूसरे मुलाजिम जब तक आए इनकी उसवा जलकर खाक हो गई थी। शॉर्ट सर्किट ने इनको बर्बाद कर रख दिया था। करीब था कि वो यादों की नगरी में बहुत दूर तक निकल जाते कि आहट पर चौंक पड़े। बेटा कब तक ऐसा चलेगा? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जल्दी से शादी कर लो। उसवा को भी माँ मिल जाएगी। वो बेड के किनारे टिक गए थे। कर लूंगा, ऐसी जल्दी भी क्या है? सालार का अंदाज टालने वाला था। 4 साल हो गए उसवा को बिछड़े हुए। चल थिएटर चलते हैं कल, उसवा भी जिद कर रही थी। वो उनकी बात को टाल गया। एमन, वर्दा और स्मारा मार्केट में घूम रही थी। आई एम फेड अप यार, पापा के फॉर्म बिजनेस ट्रिप पे ही ख़त्म नहीं हो रहे। अस्मारा ने कहा, तुम्हें क्या मसला है इसके ट्रिप से? वर्दा शॉपिंग लिस्ट पर नज़र दौड़ाते हुए बोली, अरे मामा नहीं निकलने देती। इकलौता होना भी क्या मुसीबत है? अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि अचानक उसके सामने जावेद आ गया। हाँ हेलो, हाउ आर यू? वो उनका रास्ता रुके खड़ा था। उसकी नज़रें एमन पर जमी हुई थीं। एमन के लब भेज गए। क्या बकवास है मिस्टर, हटो सामने से। एमन का अंदाज फाड़ खाने वाला था। कभी तो मेरा दिल रख लिया करो, इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। जावेद दिल पर हाथ रखे खबासा से मुस्कुराया। देखो मिस्टर, जान छोड़ो हमारी, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। वरदा गुर्राते हुए बोली, अरे मैं तो यूं ही रुक गया था। जावेद की खजालत देखने के काबिल थी। तीनों पांव पटकती हुई एमन की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो इन्हें जाता हुआ देख रहा था। अपना सदका दे जा बाबा, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा। जावेद ने चौंक कर पास आते हुए फ़कीर को देखा। अबे चल हट यहाँ से। जावेद फ़कीर को डांट कर चलता बना। क्या कह रही हैं? ईमान के लिए फारूकी साहब ने बात की है। तमसीला बेगम ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, तो क्या हमने बेटियों की शादी नहीं करनी? इनका बेटा अशर मेरा देखा भाला है, बाप की तरह बिजनेस टाइकून बनने चला है। और क्या चाहिए? ईमन से तो पूछ लेते। तमसीला बेगम ने कहा। हाँ भाई ज़रूर पूछो। वाट? अस्मारा और वर्दा की आवाज़ दिल दहलाने वाली थी। एमन हंस हंस कर दोहरी हो गई। ये वही फारूक अंकल है ना, जिनकी कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली थी? वाह, अब तुम इस घर की बहू भी बनोगी और कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर भी। वैसे एक अजनबी के साथ जैसे जिसे कभी तुमने देखा ना हो, शरीके हयात के तौर पर कैसे कबूल कर लोगी? आइडियल परस्त वर्दा बड़ी दूर की कौड़ी लाई थी। देखा जाएगा यार, अभी इन लोगों को तो आने दो। फाइनल मुझ पर ही छोड़ा है पापा ने, और मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं। और लोहे कलम के फैसले कब हमारी मर्जी के ताबे होते हैं? फारूक साहब, मिसिस फारूक और अशर उनके घर आए। सारे मामला तय पाते चले गए। भाई मैं और तलाल कुछ काम की बातें कर लें, आप ख़वातीन मिलकर शादी ब्याह के मामला तय कर लें। जब तक नहायत खुद इत्तमादी से फारूक साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ और क्या, ये काम हमारे ही बस का होता है। बल्कि अशर बेटा ऐसा करो, तुम और एमन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करो। मिसिस फारूक ने अशर और एमन को देखते हुए कहा। नीले फूलों, गुलाबी कलियों और सफ़ेद डेजी के फूलों की गुंज के पास खड़ी एमन को देखकर रेशमी राहों की किसी अप्सरा का गुमान हो रहा था। जामनी और पाउडर ग्रीन का इम्तिजाज लिए उसने जो लिबास पहन रखा था, उसे देखकर जहन में कोई रुबाई नज़ाकत से कदम उठाती अपनी हशर सामानियों की तबाहकारी दिखाकर ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी थी। शाम रात में मुदगम हुआ चाहती थी। अशर की आंखों से नादीदा जुगनू निकलकर शाम की देवी पर फिदा हो रहे थे। वो तो ये सोचकर आया था कि होगी कोई आम सी लड़की, चलो देखने में क्या हर्ज है। मगर एमन को देखकर लग रहा था कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी गिरवी रख दी हो और अब मुस्तार सांसें एमन की अमानत हो। उसके हल्का अहबाब में कई खूबसूरत लड़कियां भी थीं, बिलाशुबा चंद एक एमन से ज़्यादा हसीन भी थीं। मगर वो क्या है ना कि पहली बार उसके दिल ने फूलों के खिलने का रिदम महसूस किया था। कुछ था कि वो बहुत बातूनी था, मगर अब खुमार आलूद सी खामोशी में घिर कर रह गया था।
ایمن کے لیے یہ سب نیا تو نہیں تھا، وہ جہاں جاتی یوں ہی مسحور کر دیا کرتی تھی۔ ایمن نے ایک ادائے دلربائی سے قریب ہی لہراتی کلیوں میں سے ایک کو توڑا اور اشر کو پیش کر دی۔ اشر چونکا، طلسم ٹوٹ گیا، موتیوں کی لڑی دل آویز چھناکے سے ٹوٹ کر گری۔ اس نے کلی تھامی۔ میری زندگی کا سب سے حسین گفٹ ہے یہ، بہت بہت شکریہ۔ تحفوں کے لیے شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یعنی کہ حد ہو گئی اشر، لعنت ہو تم پر، اتنے گاؤدی تو تم کبھی نہیں تھے کہ ایک لڑکی کے سامنے نروس ہو جاؤ۔ اشر نے بوکھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا، جی پوچھیے۔ ایمن اس کی گھبراہٹ سے مزے لے رہی تھی، جانتی تھی کہ حسن جب بولتا ہے تو ساری کائنات ہمتاً گوش ہو کر صرف سنتی ہے، تو اشر بھی روئے حسن کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ مجھے اپنی زندگی کے ہم سفر کے طور پر قبول کریں گی؟ اشر نے پوچھا۔ ایمن نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس پل وہ اسے بھرپور وجاہتوں والا اپنا طلبگار لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایمن کا سر بے اختیار ہاں میں ہل گیا تھا۔ اشر نے گھٹنوں کے بل زمین پر جھک کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ یو نو، اسکائی ڈائیونگ میرا کریز ہے، لیکن میری پہلی محبت تم، اور اسکائی ڈائیونگ مائی سیکنڈ لو۔ بلندیوں کا رسیا اسے بڑی چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ او واقعی؟ پھر تو واقعی تم بہت منفرد سے ہو، مگر مجھے تو ڈر لگتا ہے، میرے گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہواؤں کے سنگ کبھی اڑ سکوں گی۔ ایمن نے بے یقینی سے کہا، کیا بات کر دی، ہماری تو منگنی بھی ہواؤں کی پریوں کے سنگ سنگ ہوگی۔ اشر کھڑا ہوا۔ مطلب؟ ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تم دیکھنا، یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا، میں تمہیں اپنے ساتھ اسکائی ڈائیونگ پر لے جاؤں گا، اور جیسے ہی ہم فضا میں جمپ کریں گے میں تمہیں انگوٹھی پہنا دوں گا۔ ایمن کا منہ کھل گیا اور دونوں ہاتھ گالوں پر آئے، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، یوں دبئی کے مشہور اسکائی ڈائیونگ کلب میں ان کی بکنگ ہو گئی تھی۔ یہ بہت انوکھا، رگوں میں بجلی دوڑا دینے والا یادگار واقعہ ہونے جا رہا تھا۔ ایمن کی بچی وردہ اور اسمارا آگے پیچھے ایمن کے قریب ہوئیں۔ اتنا زبردست بندہ کیسے مل گیا تمہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، ہم دونوں کے لیے بھی اشر کے دوستوں میں سے پرپوزل ڈھونڈو، ہم نے بھی پیراشوٹ کھلنے کے موقع پر منگنی کرنی ہے۔ وردہ نے بے صبری سے کہا، شرم کرو لڑکی، ابھی میری شادی ہوئی نہیں، تمہاری کیسے بات کروں؟ ایمن چڑھانے والے انداز میں بولی، آئی ایم سو جیلس، میں کچھ نہیں جانتی، اف، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی خوش نصیب ہوگی، اور کیا شادی ہوتے ہی دیوان چیل آف کمپنیز کے ڈائریکٹر بن جاؤ گی؟ ہاں، کمپنی میں تمہیں جاب دینے کا سوچ سکتی ہوں، مگر اسکائی ڈائیونگ میں مجھے اپنی یونیکنیس برقرار رکھنی ہے۔ وردہ دونوں مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھ کر غرائی۔ آج ایمن اور اشر کی منگنی تھی۔ اسکائی ڈائیونگ کلب میں بہت جوش و خروش تھا، بلا شبہ کلب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد واقعہ تھا۔ اشر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ ایمن کے چہرے پر روایتی لڑکیوں والی گھبراہٹ نہیں ہے، یعنی وہ نئی نئی منزلیں کھوجنے والی وفادار اور باہمت ساتھی تھی، تو یقیناً یہ اس کا بہترین انتخاب تھا۔ ڈائیونگ کے لیے جانے سے پہلے ان دونوں نے اپنے اپنے والدین سے دعائیں لی تھیں۔ وردہ اور اسمارا ایمن کے گلے لگ کر سرگوشی کرتی رہیں، اور ایمن اپنے لیے بھی اشر جیسا ہم سفر تلاش کرنے پر زور دیتی رہیں۔ جواہر کی خوشی بھی دیدنی تھی، اور اشر کے کلب کے ساتھی اور دوست بے شمار تھے جو کہ ان دونوں کو وش کر رہے تھے۔ سنیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایمن نے پہلے یہ سب نہیں کیا، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تمثیلہ بیگم ماں تھیں اور ان کا ڈر فطری تھا۔ جواباً طلال صاحب زور سے ہنس دیے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اور تم ایک بار پھر منگنی کر لیتے ہیں، اس طرح جس طرح ہمارے بچے کرنے جا رہے ہیں، اور تم ہو کہ ابھی سے ہمت ہار رہی ہو۔ طلال صاحب کا کہکا خاصا جاندار تھا۔ توبہ توبہ، میری تو روح فنا ہو جانی ہے اس تصور سے ہی کہ میں جہاز سے نیچے کیسے جمپ لگاؤں گی۔ ایمن اور اشر اسکائی ڈائیونگ کے خاص لباس میں ملبوس ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں جہاز میں بیٹھ گئے تو اب ایمن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے اشر کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہے بڑی، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، لیکن اگر پیراشوٹ وقت پر نہ کھلا اور میں گر گئی تو میں تم سے پہلے گروں گا اور تمہیں اپنی باہوں میں لے لوں گا۔ اشر نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آخر وہ وقت قریب آ گیا جب وہ جمپ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک پل کو ایمن مسحور ہوئی جب اس نے نیچے جھانکا۔ جہاز بلند ہو رہا تھا، ہرے بھرے میدان چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ آسمان سے قریب اور قریب ہونے پر ایمن کی حوصلہ افزائی کے لیے جہاز میں اپنی باری کے منتظر لڑکے اور لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی تھیں۔ اشر نے انگوٹھے سے فائن کا نشان بنایا اور وہ لمحہ آ گیا۔ کوچ نے 1 2 3 کہا اور اشر، جو ایمن کو ساتھ لگا کے بیٹھا تھا، ایک دم نیچے کود گیا۔ ایک طویل چیخ ایمن کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ کانپنا شروع ہوئی۔ خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہواؤں کا شور اس کے کانوں کو بند کیے دے رہا تھا۔ اشر نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے سختی سے بھینچ لیا تو اس کا اعتماد بحال ہوا، اور 18,000 فٹ کی بلندی سے کودنا شیر دل لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور وہ شیرنی بن چکی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو رنگوں میں بسا ایک اور ہی جہاں اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وہ پریوں کی طرح ہواؤں کے دوش پر ہلکورے لے رہی تھی۔ اشر کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ حوصلہ افزا مسکراہٹ اس پر اچھال رہا تھا۔ پیراشوٹ کھل چکا تھا اور وہ آہستہ آہستہ خراما خراما نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ اشر نے اپنی جیب سے منگنی کی انگوٹھی نکالی۔ تھوڑی مشکل ہوئی، مگر اس نے ایمن کی انگلی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔
ایمن کو سرور آنے لگا، کاش یہ لمحے امر ہو جائیں، اڑن کھٹولے کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے اپنے گورے ملائم ہاتھوں کی مومی انگلی پر نظریں جمائیں اور اشر کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اب دیومالائی داستان شروع ہو چکی تھی، بے خودی کی کتنی بہاریں گزر گئی تھیں۔ وہ دونوں اب زمین پر آ گئے تھے۔ یار تم نے تو مبارکباد بھی نہیں دی، اور میں تمہیں مبارکباد دے رہا تھا تو ہواؤں نے اچکلی وہ وش۔ ایمن کا رنگ انار کے جیسا ہوا، وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آسمان سے گر کر میرے دل میں اٹک گئی ہو، میں نے واقعی کر لیا یہ سب کچھ۔ اشر کے جواب دینے سے پہلے ان کی نظر اپنی طرف بھاگتے لڑکے اور لڑکیوں پر گئی۔ اشر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا تھا۔ کلب کے مالک نے بڑا سا بوکے دے کر مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اشر ان کا سینئر اور قابل قدر ساتھی تھا۔ جب دونوں ڈریسنگ روم سے باہر آئے تو شور کی آواز بڑھ گئی، جلد ہی وہ لوگوں میں گھر گئے تھے۔ طلال فاروقی صاحب نے اشر کو گلے لگا کر مبارکباد دی تو مسز فاروق نے ایمن کو گلے لگا کر پیار کیا۔ رنگ برنگے غبارے جن پر لکھا ہوا تھا وہ ہر طرف اڑتے نظر آنے لگے۔ اس قدر پذیرائی زندگی نے اپنی ساری خوبصورتیاں ان پر لٹا دی تھیں۔ اسی شام دبئی کے مشہور ریسٹورنٹ میں منگنی کا اشاعہ دیا گیا۔ چاند چہروں اور ستارہ آنکھوں کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا۔ سب بے حد خوش تھے۔ خوشی تو تمثیلہ بیگم کی آنکھوں پر نمی بن کر چمک رہی تھی اور دل چپکے چپکے ایمن کی خوشیوں کو نظر نہ لگنے کی دعا کر رہا تھا۔ ایمن اور اشر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے شاداں بھرا تقریب میں مبارکبادیں سمیٹ رہے تھے۔ دیوان فاروق صاحب بھی دوستوں میں گھرے ہوئے تھے اور سیلفیاں بن رہی تھیں۔ سالار اپنے کمرے سے دوڑتے ہوئے نکلے۔ ملازمہ نے بدحواسی میں ان کا دروازہ پیٹ کر بتایا تھا، اسوا نے سالار کی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا ہے، غلطی سے گاڑی کی چابی انگنیشن میں لگی رہ گئی تھی۔ اسوا بیٹے دروازہ کھولو، سالار کی والدہ نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اسوا کو تو جیسے کان بند ہی ہو گئے تھے۔ تیز آواز میں کوئی گانا چل رہا تھا۔ اسوا آنکھیں بند کیے بالکل سالار کے انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے گانے کی دھن پر سر ہلا رہی تھی۔ سالار یہ کہیں گاڑی کو چلا نہ دے، کتنے لاپرواہ ہو تم، چابی تو نکال لی ہوتی۔ ان کا بس نہ چلا تو بیٹے کو ڈانٹنے لگیں۔ اسوا ادھر دیکھو، وہ مسلسل کھڑکی بجا رہے تھے مگر وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا کرو پچھلا شیشہ توڑ دو، مجھے کچھ سوچنے دیں امی، سالار نے پریشان کن انداز میں کہا۔ ریدا تم جا کر ٹول باکس لاؤ، میں لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملازمہ اندر کی طرف دوڑی۔ اسما نے آنکھیں کھول دیں تو سالار اور ان کی والدہ تیزی سے دروازہ بجانے اور اسے متوجہ کرنے لگی۔ اسما نے کمال بے نیازی سے انگنیشن میں لگی چابی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سالار ساکت رہ گیا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ خیالی روح فرسا تھا۔ نہیں بیٹا، ڈونٹ ٹچ اٹ۔ اسوا چابی سے کھیل رہی تھی۔ ان کی والدہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ہائے اللہ رحم کر، رحم کیا ہونے جا رہا ہے؟ ریدا تم امی کو سنبھالو اور پانی لے کر آؤ۔ سالار ٹول باکس سے اوزار نکال کر گاڑی کا لاک کھولنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ میرا فون لاؤ، شاید ایمبولینس کو کال کرنی پڑے۔ کوئی ہے، ان کی والدہ اپنا سینہ مسلنے لگی۔ سالار اوزار پھینک کر ان کی طرف لپکے۔ کچھ نہیں ہوگا امی جان، خود کو سنبھالیں، ابھی دروازہ کھل جائے گا۔ اب اسوا چابی سے کھیلنا چھوڑ کر بڑی شان بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر سالار نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر آج جانے اسے ہو کیا گیا تھا۔ آخر اللہ کر کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسوا نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر آئی۔ میری بچی، میری شہزادی، یہ کیا ہو گیا تھا تجھے؟ بیٹا اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اسے پیار کر رہی تھیں مگر اسوا کی نظریں سالار کے غیظ و غضب سے بھرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سوری پاپا، میں تو انجوائے کر رہی تھی۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ کون سا طریقہ انجوائے کرنے کا؟ سالار نے آگے بڑھ کر چابی نکالی اور دروازے کو زوردار طریقے سے بند کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ سوری پاپا۔ اسوا کو پتہ نہیں تھا کہ سالار کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ سالار لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ دادی تعصب سے اسوا کو دیکھ رہی تھی۔ تتلیوں جیسی پوتی میں ان کا دل دھڑکتا تھا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو یہ بمشکل 4 سال کی تھی۔ آگ لگنا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا جل جانا، یہ ہولناک واقعہ اس سے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسوا شرمندہ سی کھڑی تھی۔ سالار سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود انہیں پریشان کر کے اسے پتہ نہیں کیا ملتا تھا۔ شاید ماں کو کھو دینے کا انتقام لینا چاہتی تھی، خود کو اور دوسروں کو پریشان کر کے۔ جو بھی تھا اب وہ دادی کو سمجھانے پر سالار سے سوری کرنے ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دور کھڑی دادی پر اس نے نظر ڈالی تو انہوں نے ممتا بھری مسکراہٹ سے گویا اس کی حوصلہ افزائی کی تو اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ آجو اسوا۔ سالار کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ کاؤچ پر نیم دراز دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو گھور رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ان کے استفسار پر اسوا کو بوکھلا دیا مگر اسوا کے جواب نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ پاپا، میں یہ فیل کرنا چاہتی تھی کہ اگر مما ہوتی تو وہ میرے لیے کتنا پریشان ہوتی۔ انفیکٹ مجھے محسوس ہوا کہ وہ آپ سے زیادہ میرے لیے پریشان ہیں
मगर सॉरी टू से आप तो गुस्से में थे, मगर वो मुझे प्यार कर रही थीं। मुझे फील हुआ कि वो मुझे डांट नहीं सकती जब मैं इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करूंगी, तब भी नहीं। पापा आप ऐसे क्यों नहीं हैं? सालार शशतर रह गया। उसवा ज़मीन ओढ़े सो रही थी, लेकिन उसवा ने अपने तसव्वुरात में माँ को मरने नहीं दिया था। अपने महसूसात को माँ की मोहब्बत के पैमाने में रखकर अपनी महरूमियों की तस्कीन कर रही थी। बेअख्तियार होकर उन्होंने उसवा को सीने से लगाया तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा देखो, इस बात को कबूल कर लो कि तुम्हारी मामा अब कभी वापस नहीं आएंगी। सालार की आवाज़ भी हलक में फंस गई। मैं मानती हूँ, यकीन करें मैं ये बात मानती भी हूँ, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। इंसान सारी उम्र गुजरे वक्त के शहर से निकल नहीं पाता। समझौता तो कर लेता, मगर दिल के दरवाज़ों पर दस्तक देती यादों से खुद को बचा नहीं पाता। उसवा के नन्हे जहन ने माँ का जो पेकर तराशा था वो उसके साथ रहता था, सोते हुए और जागते हुए। तो असल में वो उसवा को अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर पुरसकून होकर एंजॉय कर रही थी। उसवा की पलकों पर सितारे चमक रहे थे और वो सालार के सीने से सर लगाए गरूदगी में जा रही थी। पूरा चांद अपनी तिलस्मी किरणें बिखेरता चांदनी के हाले में मुकीद उनके सामने था। चंद लम्हों में वो देवमालाई दौर में पहुंच गई थी। ये चांद जिसे इन छोटी छोटी देवियों की दास्तानें मंसूब थीं, जो हुस्न शरीरी में बेमिसाल ठहरी। अंबर की कलियां और सुसन के फूल चांदनी के अक्स में रचे थे। ख्वाबों को हमेशगी बख्शने वाला चांद अगर पूरा हो तो वक्त की गारों में गूंजने वाली सरगोशियों को दुआम अता करने वाला आधा हो तो हुस्न को मानी पहनाने वाला सरसराते बादलों के बीच में से गैर फानी नकरई रास्ते बनाता धीरे धीरे सिरक रहा था। ना जाने कब एमन का हाथ अशर के हाथ में बंधा था। आज चांदनी में शराब की सी मस्ती थी। सर्द हवा में बेरंग चांदनी अनजानी मंजिलों को जाता चांद। एमन चौंकी और अशर ने वारफतगी से उसे देखा। उसे यूं लगा जैसे वो जादू नगरी की शहजादी हो और अशर उसका शहजादा। जावेद दोस्तों के साथ बैठा था। अशर और एमन की मंगनी की वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई थी। जावेद सख्ती से होंठ नीचे घबराया घबराया और अशर का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख रहा था। वीडियो खत्म होने तक जावेद का चेहरा लाल लाल भभूका हो गया था। जानी मछली तो निकल गई, अब ऐसा कर तू भी पैराशूट बांध ले और दूसरी मछली को लेकर निकल जा और मंगनी नहीं आसमान पर निकाह करके दिखा उसे। दोस्तों के कह के बुलंद हुए, बकवास बंद करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सब दोस्त हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। अबे अगर खला में ये शादी रख ले तो ड्रोन हमले करवाएगा क्या? कह के बुलंद हुए। जावेद ने तपी हुई नजरों से इन सबको देखा और पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। एमन इस वक्त बुर्ज खलीफा की बुलंदी से अशर की हमरा दुबई दी वंडरलैंड की मशहूर कुन नज़ारों में गुम थी। कुछ देर कबल ही दीवान फारूक साहब और मिसेस फारूक दुबई मॉल से अशर की शादी की शॉपिंग करके लौटे थे। हर चीज़ एमन की पसंद से खरीदी गई थी। आसमान पर लाखों नन्हे नन्हे चिराग एमन की आंखों की चमक चुराकर मचल रहे थे तो ज़मीन पर एक जादू नगरी फसूंक के पैमाने छलका रही थी। तलाल फारूकी साहब और तमसीला बेगम सुबह की फ़्लाइट से वापस कराची जा चुके थे। शादी की तैयारी के सिलसिले में अशर एमन को लेकर बुर्ज खलीफा की सबसे बुलंद मंजिल पर आया था। दोनों टर्किश आइसक्रीम खा रहे थे। तुम जानती हो दुबई मुझे इतना पसंद क्यों है? ये है ही इतना खूबसूरत शहर कि हर कोई पसंद करता है। नहीं यार, यहाँ मेरी जैसी बेचैन रूह के लिए मुकाबला आजमाई की मौके बहुत है। मतलब कि अब एमन ने उसे बहुत गौर से देखा। मैंने गवासी और स्काई लैंडिंग सबसे पहले यहीं सीखी थी। हाँ, याद आया कि कल मैं तुम्हें मिरेकल गार्डन, जो कि फूलों की वादी है, सच में सपनों की दुनिया है, वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगा। हाँ, मुझे लामी बीच की देखने का भी बहुत शौक है। क्या बात है, डिनर के साथ पेपरमिंट टी और बीच पर वॉक हिप्नोटाइजिंग है। अशर जोर से हाथ हिलाकर बोला, ये सब सैर सपाटे शादी के बाद के लिए रखना मेरी जान। हनीमून पैकेज भी तो है तुम्हारे पास। दोनों ने आवाज़ पर पलट कर देखा। मिसेस फारूक मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आई। जी आंटी, मगर मैं कीको से सारी कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी लेना चाहूँगी। चलो, जाने से एक दिन पहले ले लेंगे। वहीं से मैं तुम दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई थी। कल का दिन भी बहुत बिजी है और 2 दिन बाद हमारी रवानगी है। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। हाँ, हनीमून पीरियड के दौरान हम होम रिकवर की सारी चीज़ें ड्रैगन मार्क से ले लेंगे। अशर के लहजे में उम्मीद के जुगनू दुबई की फ़ज़ाओं की रोशनी चुराए कह रहे थे। वाई नॉट बड़ी, मुझे भी घर की सेटिंग बदलनी है। मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रही थी। अकेले अब मुझसे नहीं होता सब काम। एमन, मैं और तुम मिलकर घर को नया लुक देंगे। ख्वाबों के काफिले ने रास्ते बनाना शुरू कर दिए थे। एमन अपने फ़ोन पर बेशुमार तस्वीर देखने लगी। ग्लोबल विलेज में कुकीज़ और चॉकलेट चखते लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गर्ज बेशुमार लम्हात थे जो कि अशर ने कैमरे की आंख को सौंप दिए थे। 2 दिन बाद वो लोग वापस आ गए थे। अरबी सहराई गीत एमन के कानों में गूंज रहे थे। वाह, इसे कहते हैं किस्मत का मेहरबान होना। वर्दा और असमारा एमन के ड्राइंग रूम में बैठी उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थीं। जवाहिर कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में शीशे की नाजुक सी ट्रे में नाजुक नाजुक सी प्यालियों में फ्रूट पंच रखा था। एमन की बनिस्बत जवाहिर खाना पकाने में बहुत माहिर थी। मुख्तलिफ जगहों से कुकिंग कोर्स कर रखे थे। वैसे सच बताना, जब अशर तुम्हें अंगूठी पहना रहा था तो इस लम्हे
को खूब इंजॉय किया होगा तुमने, वर्दा ने इश्तियाक से पूछा। तौबा करो, मेरी तो जान पर बनी हुई थी, और कहाँ की अंगूठी, मैं तो नीचे ही देखती रही। एमन ने कानों को हाथ लगाए। कसम से ना, एक नंबर की बोरिंग चीज़ हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो बार बार अंगूठी भी उतारती और पहनवाती अपने मंगेतर से। असमारा ने आह भरी। अरे जाओ, सब कहने की बातें हैं, खौफ से दम निकला जा रहा था मेरा। अच्छा ये बताओ, दुबई मॉल से टर्किश ब्रांड के सूट्स अगर मैं लेने चाहूँ तो मेरी मदद करोगी ना? इनफैक्ट तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, खरीदने की क्या ज़रूरत है? एमन आप ही हम सबको गिफ्ट में देंगी, है ना आप ही? जाहिर भी कम नहीं थी, होंठों के किनारे को दांतों तले दबाए लहजे में शरारत भरकर पूछा। मेरी तरफ से तुम लोगों को शानदार गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, जाओ क्या याद करोगी? वाकई तीनों बैग वक्त चाहिए, मैं तो अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दूंगी। वर्दा ने अपने बैग को खोलकर कलम की तलाश शुरू कर दी। ए न दीदी, ये नहीं होगा, जो भी मिले सब्र और शुक्र से कबूल करना पड़ेगा, वरना हमारे हनीमून के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। क्या बात है हनीमून की? हाँ भाई, एमन का हनीमून है, कोई मजाक थोड़ी। एमन से मैं तीनों हंसने लगी। सालार नेवी के शिप पर कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से जा रहे थे। वो उसवा को अपने साथ लगाए उसी के कमरे में बैठे थे। फैंसी लाइट्स कमरे में ठंडक और सुकून का तासुर पैदा कर रही थी। देखो बेटा, बड़ी मामा को तंग मत करना, वक्त पर होमवर्क कर लेना और नाश्ता ज़रूर करना, क्योंकि खाली पेट जाने वाले बच्चे कभी फर्स्ट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। सालार का बाकी जुमला उस्मा ने शरारत से मुकम्मल किया। वह समझदार हो गई है मेरी बेटी। वो हंस दिए। मैं रोज़ाना वीडियो कॉल करूंगा अपनी बेटी को, और वापसी पर मेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लाएंगे ना पापा? वाई नॉट, उसके अलावा हम पिकनिक भी मनाएंगे मेरे प्यारे पापा। उस्मा ने सालार के गले में बाहें डाल दी। वो उसे खुद से लगाए चंद सानिये बैठे रहे। समंदर की ज़िंदगी भी सही सलामत वापसी की गारंटी नहीं देती। पानियों के फ़रेब भी बड़े दिल फ़रेब होते हैं। दुनिया से कटकर जहाँ सिर्फ अपने ही दिल की धड़कन और लहरों का शोर हम आहंग हो जाए, उसी पुरअसरार सी दुनिया को समंदर कहते हैं। इनके 10 साल कैरियर में कई सीमैन साहिल से दूर जिंदगी की बाजी हार गए थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ इनके मुर्दा जिस्मों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया गया था। ये पानियों से मोहब्बत का अंजाम होता है। उसवा जूं जूं बड़ी हो रही थी माँ से, महरूमी का दुख अपनी जगह, मगर आग की मुहिब शोयले जिस तरह उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को चाट गए थे, वो अलाव आज तक और शायद ताउम्र उसे डराती रहेगी। सालार के नज़दीक दूसरी शादी शायद उसका हल न था। मसला उसे सौतेली माँ से नहीं, आग से भी नहीं, बस हर पल उसे उसके खूनी रिश्ते ना छीन जाएं, ये खौफ उस पर सवार रहता था। सालार को ज़रा सी देर हो जाए तो उसवा फ़ौरन फ़ोन करती कि बाबा कहाँ रह गए। दादी के सजदे तवील हो जाएं तो दौड़ी दौड़ी इन्हें छूकर इनकी ज़िंदा होने का खुद को यकीन दिलाती। ये बेसबाती, बेयकीनी और नापायदारी का एहसास आगे जाकर क्या रंग अख्तियार करेगा? सालार वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बावजूद कोशिश के दादी की दिलजोई की ये गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। आज अशर और एमन की मेहंदी की तकरीब थी। इत्तफाक राय से एमन के घर के बड़े लॉन को इवेंट मैनेजर बड़ी खूबसूरती से सजाया था। स्टेज पर लगे ट्यूलिप्स अपनी बहार दिखा रहे थे। लॉन में लगी रोजमेरी की झाड़ियों से सहर अंगेज खुशबू फूट रही थी। स्टेज के साथ ही रस्म वाले कुशन, ढोलक और ताजमहल की शबी वाले थाल, रंग बिरंगे फूलों, रंगीन मोमबत्तियों और इन पर छिड़की गिल्टर, साथ में मेहंदी की मसूर कुन और सुहागन खुशबू किसी अनोखे देश की मंजर कशी कर रहे थे। सर्द और सब्ज के दिलकश इम्तिजाज से तैयार करदा लिबास, गेंदे और गुलाब की अधखिली कलियों का जेवर पहने एमन पर नजर नहीं ठहर रही थी। अशर उसके करीब बैठा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ढोलक की थाप और तालियों की आवाज़ के साथ मेहंदी के गीत माहौल को गरमा रहे थे। अशर ने झुककर एमन को देखा। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। सरगोशी नुमा आवाज़ में शरारत नुमाया थी। एमन के होंठों पर दिल आवेश सी मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक जोरदार आवाज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। हैंड्स अप, जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, वरना गोली मार दूंगा। आवाज़ थी या सूरह इसराफील? सबके चेहरे उड़े और दिल तेज़ी से धड़कने लगे। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? अशर तेज़ी से उठा। दबी दबी चीखें उभरने लगी थीं। अबे बताऊं तुझे कौन है हम लोग? साकित खड़ी मिसेस फारूक तड़प कर आगे बढ़ी। ए आंटी, सुनाई नहीं दिया? वहीं खड़ी रहो, तमीज़ से बात करो। हमें तमीज़ सिखा रहा है साले। ये बाहर से आने वाला इनका चाहता साथी था, जावेद। एमन की चीख-नुमा आवाज़ ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जो किया। ओफ, एमन बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सबको सांप सूंघ गया और अशर गर्दन घुमाकर एमन को देखने लगा। शक, बेएतबारी क्या कुछ नहीं था इन नज़रों में। मैं तो इसे नहीं जानती। तुम लोगों को जो कुछ चाहिए ले जाओ, मगर अपने हथियार नीचे करो। तलाल फारूकी साहब का लहजा मिन्नत आमेज था। मेरा यकीन करो अशर। ये क्या यकीन करेगा? जावेद एमन के करीब आकर उसकी कलाई के गजरों को छूकर बोला। जवाब में एमन का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। ए मिस्टर, दूर रहो, जो चाहते हो वो ले जाओ, अशर भिभर कर बोला। अरे ये क्या हो रहा है? मिसेस फारूक की तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बच्चे को बचा ले कोई, ये डाकू हैं, इनकी क्या औकात। चलो भाई, जो लेना है ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। दीवान फारूक साहब गुस्से से बोले। ये बूढ़े ज़्यादा टटर ना कर, तमीज़ से बात करो, अशर चिल्लाया। एक डाकू ने आगे बढ़कर अशर को धक्का दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए।
ایمن کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں، ہر طرف سے بنبناہٹ شروع ہو گئی تھی۔ نہیں کرو، اللہ کے واسطے نہیں کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ مسز فاروق کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایمن آگے بڑھ کر اشر کو چھڑوانے لگی تو جاوید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھکیلتا ہوا اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑو میری بہن کو، کمینے ذلیل انسان! جواہر ان کے پیچھے چیختی ہوئی بھاگی۔ تمثیلہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی مگر راستے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ طلال فاروقی صاحب اور دیوان فاروق صاحب سب نے اس طرف جانا چاہا تو دو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ان کو روک لیا۔ ادھر ایمن کو بیڈ پر دھکا دے کر جاوید اسے کینہ توس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ذلیل انسان ہو تم، چھوڑو مجھے! ایمن کپ کپاتی آواز میں چلائی۔ تمہارے دلہا سے کم کمینہ ہوں جانے من، وہ میری محبت لے اڑا۔ بکواس بند کرو، ابھی پولیس آ کر تمہارا حشر کر دے گی۔ ویسے زندگی میں پہلی بار سچ بول رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، ورنہ ڈاکو بن کر نہیں دلہا بن کر آتا۔ جاوید نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ گھٹیا ترین انسان، دفع ہو جاؤ! وہ اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی تو جاوید نے پکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے جاوید کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی مگر اس کے ہاتھ گویا پھولوں کے گجرے تھے، جاوید پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایمن چیخ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک باہر فائر کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو دونوں ساکت رہ گئے۔ ابے یہ کس کو ٹپکا دیا؟ سالوں کو کہا بھی تھا کہ گولی نہ چلانا۔ ایمن دروازہ کھول کر باہر لپکی۔ جاوید اس سے پہلے چھلانگیں مارتا پہنچ گیا تھا۔ اسٹیج پر اشر خون میں لت پت پڑا تھا، ایک شور قیامت کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ تمثیلہ بیگم پچھاڑے کھاتی مسز فاروق کو سنبھال رہی تھیں۔ طلال صاحب پولیس کو فون کر رہے تھے اور فاروق صاحب ایمبولینس کو۔ ڈاکوؤں نے خطرے کا احساس کرتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ایمن گمسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسٹیج پر اشر کی لاش کو گھور رہی تھی اور دور سے دو آنکھیں اس کے ابتر حلیے، پتی پتی بکھرتے گجروں کے علاوہ اس کی قمیض کے چاک گریبان، ٹوٹے جھولتے بٹنوں کو گھور رہی تھیں۔ یہ آنکھیں اشر کی والدہ مسز فاروق کی تھیں۔ وہ ایسا ایسا خود کو سنبھالتی ایمن کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس کی طرف بڑھیں، جبکہ ایمن جیسے سن ہو چکی تھی، ہر حس سے عاری ہو چکی تھی۔ فاروق صاحب دل کو مسلتے ہوئے بلند آواز سے رو رہے تھے۔ مسز فاروق ایمن کے قریب پہنچی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ایمن جیسے ہوش میں آئی، کچھ نہیں سمجھی۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم کیا سمجھو گی تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا؟ ہاں تم کیوں سمجھو گی؟ اب جذباتی انداز میں کہے گئے جملوں نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ تم اگر اس ڈاکو میں انٹرسٹڈ تھی تو میرے بیٹے سے شادی کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو تمہاری ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا، جتنا پیسہ چاہیے تھا لے لیتی، یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ مسز فاروق ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ایمن ایسی نہیں ہے۔ تمثیلہ بیگم روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ جواہر باپ کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ وردہ اور اسمارہ ایمن کے پاس کھڑی تھیں۔ تم نے اشر کو نہیں ہم سب کو مار دیا۔ کوئی صدمہ سا صدمہ تھا جو ایمن پر قیامت کی صورت میں گزر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑانے لگی، اس کی آنکھیں اوپر چڑھیں اور کسی کے سنبھالنے سے پہلے وہ دھڑم سے زمین پر گری۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ پولیس والوں کی گھر آمد تھی۔ ریدا دیوانہ وار واش روم کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اندر سے اسوا کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کر بیٹھی تھی۔ منع بھی کیا تھا اس نے کہ جب تک میں نہ آؤں دروازہ بند نہیں کرنا، مگر اسوا کو کہاں قرار۔ اپنے بالوں کو خود شیمپو کرنے کے شوق میں آنکھوں کو چلا بیٹھی تھی۔ سارا شیمپو والا پانی اس کی آنکھوں میں چلا گیا تھا۔ اللہ کے واسطے بیبی دروازہ تو کھولو، کیا ہوا ہے؟ دیواروں کو ٹٹولتی ہوئی اسوا دروازے تک آئی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ اف، سارے فرش پر شیمپو گرا ہوا تھا۔ اسوا سفید جھاگ والی بھوت بنی ہوئی تھی، گیلے فراک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رونا تو بند کرو اسوا۔ ریدا نے کوفت کے عالم میں اسے پکڑ کر شاور کے نیچے کیا اور پانی کا نل کھول دیا۔ 20 منٹ کی سخت جد و جہد کے بعد اس کے بال مکمل صاف ہوئے اور آنکھیں ذرا ذرا سی کھلنے کے قابل ہوئیں۔ لال سرخ آنکھیں دیکھ کر ریدا ڈر گئی۔ آج تو بیگم صاحبہ سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ بیبی تم سے کہا تھا ذرا دیر رک جاؤ، میں بیگم صاحبہ کو دوا دینے گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھے شاور لینا آتا ہے، تیزی سے جواب دیا۔ مگر دیکھو نا یہ کیا حال کر لیا ہے تم نے۔ ریدا اس گھر میں اسوا کی زندگی سے ہی کام کر رہی تھی۔ اسوا کی موت کے بعد اس نے اسوا کو پالا تھا۔ دادی کی طبیعت تو اکثر خراب رہتی تھی، وہ راتوں کو اب جاگ نہیں سکتی تھیں، سو ریدا ساری رات اسوا کو کندھے سے لگائے ٹہلتی رہتی تھی۔ اسوا کی آنکھوں میں دوا ڈالنے کے بعد اسے سلا کر ریدا کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی جھٹ اسوا نے اپنا فون نکالا اور اپنی سرخ سوچی آنکھوں کا فوٹو لے کر سالار کے نمبر پر بھیج دیا۔ کچھ دیر تک فینسی لائٹس کو گھرنے کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا سفر جاری تھا۔ ایمن اپنے بیڈ پر سوئی جاگی کی کیفیت میں بہت بوجھل دماغ کے ساتھ اندھیرے کو دیکھنے اور اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں پوری کھول لینے کے باوجود من و زن محسوس ہو رہا تھا۔ کانوں میں ہلکی سی سائیں اور دماغ جیسے پتجھڑ کے موسم میں خالی درخت، کوئی سوچ نہیں، کوئی خیال نہیں۔ اس نے انگڑائی لینے کی کوشش کی تو بازوؤں کے درد کی لہروں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ گردن دائیں بائیں گھمائی تو ذرا درد کے ساتھ ہی کام ہوا۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ چند ثانیوں کے بعد کروٹ لے کر عادتاً
اپنے سرہانے سیل فون کی تلاش میں ہاتھ پھیرا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو دھیرے دھیرے منہ پر پھیرا تو اس کی سانسوں میں مہندی کی خوشبو اترنے لگی۔ اب اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کچھ یاد آنے لگا۔ مہندی سوکھ کر جھڑنے لگی، وہاں ڈھولک کی تھاپ، سہاگ کے گیت، گیندے کے پھول، گلاب اور موتی کی کلیاں۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے اور سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ اٹھی، اشر کہاں ہے؟ بس اشر کا خیال آنا تھا کہ گزرے بے رحم لمحات نے سارا طلسم ختم کر کے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹکا تھا۔ دنیا جہاں راکھ اڑا رہی تھی، اس کے حلق میں صحراؤں کی پیاس بلکنے لگی۔ لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ وہ اٹھی اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی کے پاس پہنچی اور پردہ ہٹا دیا۔ کاش وہ پردہ نہ اٹھاتی، کیونکہ وہاں وہی چاند تھا جو کچھ دن پہلے برج خلیفہ کی اونچائیوں پر تھا، اس کے اور اشر کے روبرو تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ذہن میں ایک شور مچ گیا، گیت، کہکے، مبارک بادیں اور بھی چیخیں، دعائیاں، واسطے، کراہیں، آنسوں، اور ایمن نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے چاند کو نہیں دیکھنا تھا، بہت کچھ یاد آنے لگا تھا، وہ بھی جو نہیں آنا چاہیے۔ آنکھیں تو اس نے بند کرنی مگر کانوں پر پہرا بٹھا نہیں سکی۔ اشر اس کے آس پاس ہی تھا، وہی مسحور کن رات۔ نکھری کرنیں اس پر نثار ہو رہی تھی اور اشر کہہ رہا تھا، میں صدیوں سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑکی کا سہارا لینا چاہا مگر بے سود رہا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں، ماما، پاپا، جواہر، اشر، اشر، کہاں ہو سب؟ دور سے دوڑتے قدموں کی آوازیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ میری بچی، میری جان، کیسی ہو؟ کب اٹھی میری جان؟ جواہر، بہن کو اٹھاؤ اور دودھ لے کر آؤ۔ تمثیلہ بیگم اسے بے تحاشا چوم رہی تھیں، وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماما، ماما، اشر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ تمثیلہ بیگم بلک بلک کر رونے لگیں۔ طلال فاروقی صاحب نے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا، وہ مچل کر ان سے الگ ہوئی۔ بتائیے نا پاپا، وہ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ نکاہت بھری آواز میں وہ بولی۔ ماما، پاپا، جواہر سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ پاپا، ماما، اشر کو بلائیں نا۔ آخر جب اس کی آواز پھٹنے لگی تو تمثیلہ بیگم نے اسے خود سے لگا لیا۔ بیٹا صبر کرنا، دل مضبوط کرنا میری جان، اشر ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ اب نہیں رہا میری بچی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، وہ تو بارات لے کر آ رہا تھا، وہ وعدے کا پکا تھا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ جواب میں سسکیاں پھیل گئیں۔ ایمن ایک بار پھر بدحواس ہوئی۔ ہمت کرو میری بچی، یہ غم ہم سب کے لیے بہت بڑا ہے، مگر پاپا میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ طلال اپنی سسکیاں روکتے ہوئے باہر نکل گئے اور وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی جہاں اب چاند نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے چل رہی تھی، شاید ازل سے، دل کی طرح جو ایک ردھم سے چلتا رہتا ہے۔ دکھوں کا سمندر اپنے عروج پر تھا اور بھنور بہت گہرے تھے۔ گزشتہ 2 مہینے اس کی زندگی میں خواب کی طرح آئے اور خواب کی طرح ہی گزر گئے۔ اسے اشر سے محبت تھی، یہ سوال وہ کئی بار خود سے کر چکی تھی۔ زندگی کے بارے میں ٹھوس اور مثبت انداز فکر رکھنے والی کو ایک دم تو کسی سے محبت ہو نہیں سکتی۔ ہاں، اشر اسے اچھا ضرور لگتا تھا، آئیڈیل تو اس نے کبھی نہیں تراشا اور نہ ہی زندگی کو اس رخ کے بارے میں کبھی سوچا تھا۔ قربتیں جتنی پرانی ہوں، محبتیں اتنی ہی پائیدار ہوتی ہیں۔ اس نے محبت کا جرم بھی نہیں کیا تھا مگر دیوار میں چن دی گئی تھی۔ آس پاس گزرتی گاڑیاں، لوگوں کی معنی خیز نظریں، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اپنی حالت کا احساس۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ اچانک زور سے بریک چرچرائے سالار اپنی کار کے سامنے۔ ایمن کے اچانک آ جانے پر بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ بروقت بریک تو لگا لیے مگر چہرہ غصے سے تن گیا تھا۔ دروازہ کھل کر وہ تیزی سے باہر نکلے اور ایمن کے پاس آئے۔ محترمہ، آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت ہیوی ٹریفک زون سے گزر رہی ہیں؟ جھنجھلا کر سوال کیا مگر جواب ندارت۔ ایمن رک کر انہیں غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ سالار ٹھٹکے، سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا، انہیں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ایمن چند لمحے رک کر پھر آگے بڑھ گئی، ان کی نظریں اس کے مہندی بھرے ہاتھوں پر رکیں۔ پتہ نہیں کون ہے بیچاری۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ بڑا سا آہنی دروازہ، ماربل کی بنی دیواریں، سرخ اینٹوں سے بنی چھت دیواروں پر لپٹی، گیٹ پر بیل کی بہاریں، نیکسی کی باڑ کے اندر مسکراتے گل دوپہری کے پھول، ایک طرف سمٹی ہوئی رات کی رانی کا کنج۔ یہ اشر کا گھر تھا جو اس کا بھی ہونے والا تھا۔ وہ دیر تک نم آنکھوں سے اس دروازے کے اندر اور باہر آتے جاتے اشر کو دیکھتی رہی تھی۔ کتنا مست مگن اور خوش باش تھا وہ، سارے شوق اس کی زندگی کے ماتھے پر جھومر سے جیسے تھے۔ وہ ایک دم کیسے یوں خاموشی سے چلا گیا تھا؟ مرتے دم اس نے جن نظروں سے ایمن کو دیکھا تھا، اف، ایک دم اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ اسے صفائی کا موقع دیے بغیر چلا گیا، خود تو سو گیا اور اسے تمام عمر کے رت چگے دے گیا۔ بڑی ہمت کر کے اس نے اطلاعی گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ گھر کی ملازمہ جو اسے پہچانتی تھی، جی کس سے ملنا ہے؟ لہجے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آنٹی سے ملنا ہے۔ اشر کا نام لیتے ہوئے وہ رک گئی۔ وہ بار بار بھول جاتی کہ اشر اب نہیں رہا۔ ملازمہ سر ہلا کر اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اندر آنے کا اشارہ دیا گیا، گویا اسے شرف
बारियाबी बख्श दी गई थी। वो ससरवी से चलती हुई जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अशर की खुशबू उससे लिपट गई। आंखें छलक पड़ी, कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अशर, उसका जख्मी दिल पुकार उठा, क्या हो गया ये सब? क्यों हुआ ऐसा? आओ, रुक क्यों गई? मिसेस फारूक ने स्पाट लहजे में कहा। ये वो मिसेस फारूक नहीं थी जो उससे कबल बहू की बनाई लेती ना थकती थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं सोच रही थी कि एक बार तुमसे ज़रूर मिलूं। सिर्फ ये बता दो कि हकीकत क्या है। देखो मेरा अशर, मेरा अशर। आंसुओं का फंदा उनके बोलने नहीं दे रहा था। मुलाजमा जल्दी से दौड़ी और चंद सानियों के बाद जूस का गिलास ले आई, मगर उन्होंने गिलास को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा अशर तो अब रहा नहीं। तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम उस डाकू को कैसे जानती थी, और अगर तुम्हारी इसके साथ कोई बात तय थी तो मेरे बेटे को क्यों अपने जाल में फंसाया था? सारी तवानाइयों को बरोए कार लाकर आखिर उन्होंने अपनी बात कह दी। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा उस डाकू से कैसे ताल्लुक हो सकता है? कारदार लहजा एमन को घायल कर गया। वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था और बस। बस? ऐसे कैसे बस? फिर तुम उसके साथ कमरे में भी चली गई, हम सबकी नज़रों के सामने। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गया था। प्लीज़ यकीन करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। उसने अपनी सफाई दी। देखो लड़की, मेरे कानों ने बहुत अफसाने सुने हैं तुम्हारे और उस डाकू के। तुम नहीं मानती ना मानो, मगर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अरे कुछ तो लिहाज किया होता अपने अब्बा और हमारी दोस्ती का। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों के बीच, सब कुछ खा गई तुम। अल्लाह के वास्ते मेरा यकीन करें, वो सिर्फ एक हादसा था, सिर्फ एक इत्तेफाक। एमन आगे बढ़कर उनके कदमों में गिर गई। वो यूं पीछे हटी जैसे सारे जहां की गलाजत उनको छू गई हो। नसीबन, धक्के देकर निकाल दो इसे, मुलाजमा को कहकर वो अंदर की तरफ चली गई। एमन धाड़े मार मार कर रोती रही। मुलाजमा की नज़रों में उसके लिए रहम था, मगर वो मजबूर थी, हुक्म की गुलाम। उसका बाजू पकड़कर उसने उठाया और रोती तड़पती एमन को दरवाजे से बाहर निकालकर जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। एमन को लगा कि अब हर दरवाजा बंद हो गया है, उसकी किस्मत पर मोहर लग चुकी थी। कहाँ चली गई थी एमन? कुछ एहसास ही नहीं कितनी असियत उठाई हमने। 3 घंटे हो गए तुम्हें तलाश करते हुए। तमसीला बेगम, जो कि दरवाजे के बाहर परेशान सी खड़ी थी, उसे देखते ही शुरू हो गई। एमन, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मामा, इसे अंदर तो आने दें, कमाल करती हैं आप भी। जाहिर उसे पकड़कर टीवी लाउंज में लाई। तमसीला बेगम उनके पीछे पीछे आई। फोन करो अपने पापा को, बता दो कि घर आ गई है। जाहिर ने मेज पर रखे पानी के जग से गिलास में पानी निकालकर एमन को पकड़ाया, फिर तलाल फारूकी साहब को फोन करने चली गई। लो पापा से बात करो। हेलो पापा। जी जी मैं ठीक हूँ, वो बस जरा अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई थी। जी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके पापा, रात को मुलाकात होगी। तमसीला बेगम बड़ी गहरी नजरों से उसे तोल रही थी। सच सच बताओ, कहाँ गई थी? अशर के घर। क्यों? तमसीला ने बड़े तीखे लहजे में पूछा। उन्होंने तुम्हें घर में आने दिया? कुछ कहा तो नहीं? जाहिर ने परेशानी का इजहार किया। नहीं कुछ नहीं कहा, और हाँ अब मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, मुझे जगाइएगा मत। खाना नहीं खाना मुझे। अपनी बात मुकम्मल करके एमन अपने कमरे की जानिब चल दी। तलाल फारूकी साहब अपने बेडरूम में काउच पर सर पकड़े बैठे थे। एमन आज घंटों के लिए गायब हो गई थी। इस बात ने इन्हें बेहद परेशान कर दिया था। अभी मुखालफाना हवाओं की गर्द बैठी नहीं थी। ऐसे में फौरी तौर पर एमन का रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उनके करीब ही तमसीला बेगम बैठी बज़ाहिर किसी मैगजीन की वक्तगर्दानी कर रही थी, मगर उनका जहन भी कहीं और भटक रहा था। एमन के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है कि एमन को किसी अच्छी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तलाल फारूकी साहब की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। हाँ ठीक है, मैं जवाहिर से कहकर उसकी सीवी बनवा देती हूँ, मगर पहले एमन से आपको बात करना होगी। तमसीला बेगम ने अपना ख्याल पेश किया। कह तो ठीक रही हो, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। अगर हो सके तो मिलने जुलने वालों में उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते का भी कह दें। इस बात पर तलाल फारूकी साहब के होंठों से आह निकली। दुख ने तमसीला बेगम को भी खामोश सा कर दिया था। अशर से वाबस्ता हर याद इनके जहन के दरीचों में डूबने और उभरने लगी थी। जवाहिर यूनिवर्सिटी में असजद को ढूंढती फिर रही थी। उसका लास्ट सेमेस्टर था। असजद उसका क्लास फेलो और दोनों के दरमियान पसंदगी के जज्बात सब पर आया थे। मगर अजीब बात यह थी कि अगरचे इन दोनों का डिपार्टमेंट एक ही था, मगर क्लास ख़त्म होने पर असजद कनिक उतराकर निकल जाता। मगर आज उसने उसका पीछा करके उसे पकड़ ले लिया था। क्या हुआ असजद? बहुत बिजी हो आजकल। परसों तुम यूनी नहीं आए थे, कल भी मुलाकात ना हो सकी। जल्दी जल्दी जवाहिर कहती गई, मुबादा असजद फिर हवाना हो जाए। वो यार क्या है कि अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तुम जानती हो कि पापा के ऑफिस में भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए मौका ही नहीं मिलता बात करने का। असजद ने सफाई दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। इतना कहकर असजद चलता बना, मगर अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले जाहिर ने उसे पकड़ लिया था। प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? भाग रहा हूँ? जोक ऑफ दी सेंचुरी। तुम्हें शायद पता नहीं कि दुनिया में बहुत सारे गम हैं, और मैं अम्मी पापा का ओनली चाइल्ड हूँ। मुझे खुद को इश्क विश्क के चक्कर में बर्बाद नहीं करना। असजद के साफ जवाब पर जाहिर शशदर रह गई। और वो जो तुम कहते थे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अम्मी पापा को हमारे घर भेजोगे, वो क्या था असजद? वेल, इसका जवाब भी है मेरे पास। उसने अपनी जेब से सेलफोन निकाला
اس کی انگلیاں کی بورڈ پر گھومتی رہیں اور پھر اس نے نگاہ اٹھا کر غور سے جواہر کو دیکھا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب ان فوٹوز میں ہے جو میں نے تمہارے فون پر بھیجی ہیں۔ جواہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور اسجد چلا گیا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اپنا فون نکالا۔ اسجد نے جو تصاویر بھیجی تھی انہیں دیکھتے ہوئے اس کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں حلقوں سے باہر آئیں اور اب وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جواہر تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ ماما، ماما، کانپتی آواز میں ماما کو پکارا۔ کیا ہوا جواہر، خیریت تو ہے؟ میں اپنی الماری صاف کر رہی تھی، یہ دیکھیں ماما کیا ہوا؟ تمثیلہ بیگم دھک سی رہ گئیں۔ جواہر نے فون ان کے آگے کیا۔ اسجد نے اسے اخبار کا تراشا بھیجا تھا جس میں ایمن کی شادی والے دن ہونے والی واردات کا بیان تھا اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کہ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی دلہن یعنی ایمن کا سابقہ محبوب اور منگیتر تھا جس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ ایمن نے امیر کبیر رئیس زادے کو پھانس لیا تھا، گویا ایمن ہی بربادی کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی۔ میرے اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تمثیلہ بیگم کی حالت بری ہوئی۔ پوچھیں اپنی لاڈلی سے، حقیقت یا تو وہ جانتی ہے یا اللہ، مگر اسجد نے مجھے چھوڑ دیا ہے ماما، وہ چلا گیا ہے، وہ بہن ہے تمہاری، سوچ سمجھ کر بات کرو، میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں۔ رسوائی کہاں کہاں تک پہنچ چکی تھی، اس سوچ نے ان پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ سیدھی ایمن کے کمرے میں آئیں جہاں وہ ہاتھوں میں برش لیے گمسم سی بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ایمن، ایمن یہ دیکھو۔ انہوں نے موبائل فون ایمن کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ جو ایمن وہ خبر پڑھتی گئی اس کا حال بھی برا ہوا۔ ہاتھ سے برش پھینک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب جھوٹ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں تھا، میں کورٹ میں جاؤں گی۔ کون ہے اس اخبار کا مالک؟ کس کورٹ میں گھسیٹو گی ایمن؟ صرف اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کر ایک لمحے کے لیے سوچو اور اپنا جرم قبول کر لو۔ جواہر نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ جھوٹے ہیں یہ سب، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ ارے ہاں، یہ اخبار والے تو یوں ہی خبریں شائع کر دیتے ہیں جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر، تمثیلہ بیگم نے کہا۔ مگر ماما، اس خبر کا سر بھی ہے اور پیر بھی، جواہر نے غصے سے کہا۔ چپ کر جاؤ جواہر، بہن کو تم اس کے خلاف بول رہی ہو تو دنیا سے ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ ہم سب کی جنگ ہے، یہ مت بھولو، تمثیلہ بیگم نے ترش لہجے میں کہا۔ مجھے تو معافی رکھیں، آپ اور آپ کی لاڈی لڑیں جنگ، مجھے تو اسجد کو منانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اگر ایمن سچ بول رہی تو شاید اسجد کو منا لوں میں۔ جواہر سودے بازی پر اتر آئی تھی۔ سچ یہی ہے کہ میرا جاوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہے، ایمن کے صفائیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جواہر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایمن فرش پر گرنے والے انداز میں بیٹھتی چلی گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تمثیلہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں اور آنسو بہانے لگیں۔ سردست وہ اس کا اتنا ہی ساتھ دے سکتی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کے حق کے لیے افق کے پار جانے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ایمن ایسی نہیں۔ لوگوں کی گھٹیا سوچ کا کوئی بھی باشعور آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا اثر لیتا ہے۔ میری ساری توانائیاں اپنی فیملی کے لیے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں بہرا اور اندھا بننا پڑتا ہے۔ جب کان اور آنکھیں بند ہو جائیں تو زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ طلال فاروقی صاحب بڑا گہرا فلسفہ بیان کر رہے تھے۔ آپ کی باتیں سچ ہیں اور حقیقت سے بھی قریب، مگر حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہماری ایک بیٹی حالات کا شکار ہوئی اور اب خدا نخواستہ جواہر بھی بدقسمتی کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے۔ تمثیلہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ یاد رکھو، کبھی ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، ان کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ تمثیلہ بیگم مانا کہ حادثہ بہت بڑا ہے مگر جلد ہی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں میں ایمن کے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے، تم ایسا کرو کہ بچیوں کو لے کر چند دن کے لیے گھوم پھر آؤ۔ میں ٹریول ایجنسی سے بات کر کے بکنگ کروا دیتا ہوں، طلال فاروقی صاحب نے تجویز پیش کی۔ ایمن کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، میں یہ کہہ چکی ہوں اس سے، اور اب تو وہ کھانا بھی اپنے کمرے میں منگوا لیتی ہے۔ میں ایمن فاروقی ہوں، تم دیوان اشر تھے، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اب بھی میری زندگی خالی خالی ہے۔ وقت گواہ ہے کہ تم نے پہل کی، آسمان کی کروٹ سے لے کر زمین کی گہرائی تک تمہاری بات میں سچائی تھی کہ تم نے صرف مجھ سے پیار کیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں، صرف پسندگی تھی۔ جب میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا تو تم چلے گئے۔ ایمن آج اشر کی قبر پر آئی تھی۔ سالار جو کہ اسوا کی قبر پر گاہے بگاہے آتے رہتے تھے، جب ایمن کی قدرے بلند آواز انہوں نے سنی، وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ بیچ میں درختوں کا گھنا جھنڈ تھا جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائے۔ نہ جانے وہ کب وہاں آئی، مگر ایمن تو کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اشر سے باتیں کرنے آئی تھی۔ صرف ایک بات بتاؤ مجھے، مرنے سے پہلے تم نے مجھے شک کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ جس کو تم ہم سفر بنانے چلے تھے، کیا اس کی سچائیاں پرکھ نہیں سکے؟ تم نے افق کے کناروں کو اپنی خوشبو میں شامل کر کے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ ارے جب میں تمہاری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی تو تم نے میرا اعتبار تو کیا ہوتا۔ تمہاری موت کا مجھے غم نہیں، تم مجھے مار گئے اشر، تم مجھے مار گئے۔ میں تو اب کبھی سو بھی نہ سکوں۔ دعا کرو کہ ہم اگلے جہاں میں ضرور ملیں تاکہ میں تم سے اپنے سوال کا جواب لے سکوں۔ بولو بولو، ملو گے نا؟ کاش کسی کی دعا لگے مجھے اور میں آسمان کا ایک ستارہ بن جاؤں، تاکہ روشنی کا ستارہ بن کر خود پر لگے داغوں کو مٹا دوں۔ ہاں، کوئی دعا دو مجھے کہ تم سے ابدی ملن کی گھڑیوں تک میں نرگس کا پھول ہی بن جاؤں۔ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ایمن دیوانگی کی حدوں کو پار کر رہی تھی۔ سالار منہ کھولے اپنی زندگی کا عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔
जहाँ खामोश मट्टी से गिले शिकवे किए जा रहे थे, और वही लड़की बार बार उनसे क्यों टकरा रही थी। एमन अब हिचकियों से रो रही थी। मेरी बेटी खामोश, कब्र तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकेगी, गोरकन ने कहा, जो एमन का रोना सुनकर वहां आ गया था। नौरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी और हाथ में तस्बीह। वो यहाँ का बहुत पुराना गोरकन था। एमन की आवाज थम गई। जरा सी गर्दन घुमाकर उसने बुजुर्ग को देखा था। बच्चे, क्या तुम्हारी तकलीफ पैगंबरों से बड़ी है? तुमने जिक्रिया का कर्ब महसूस किया है जो आरे से चीरे गए, अयूब अलैहिस्सलाम के जख्मों की जलन और बस्ती वालों की उनसे नफरत को दिल पर हाथ रखकर सोचो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंका गया, क्या तुम ऐसी तन्हाई बेबसी का शिकार हुई हो कभी? और मेरे रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बंद दरवाजों में निजात के रास्ते पैदा कर दिए, और सबसे बढ़कर जिनके हम उम्मती हैं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा दुख नहीं झेला। काफरों की तानाजनी, पत्थरों की बारिश, अपनों के सितम जरीफियाँ। याद रखो कि हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारी आजमाइशें होती हैं और एक इम्तिहान होता है, मगर हार मानने का मादा कातिब तकदीर ने इंसान की फितरत में डाला ही नहीं। कब्र में जो सो रहा है, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारा क्या लगता है, मगर क्या आजमाइशों ने इसे बख्श दिया होगा? ऐन जवानी में चला गया, इसके खूनी रिश्तों के लिए कितना बड़ा गम है। कभी अपने दुखों से निकलकर सोचा तुमने? सो मेरी बेटी, नए रास्ते तलाश करो, हम इसीलिए पैदा हुए हैं। एमन मुकम्मल सुकून के साथ सुनती रही, फिर आयसा से उठी और सर झुकाए सालार के पास से गुजरती चली गई। उसको जानते हो सलाहुद्दीन? सालार के सरसार के जवाब में गोरकन की गर्दन नफी में हिली। मैं तो पहली बार इसे यहाँ देख रहा हूँ, अच्छे घर की लगती है, बस परेशान है। सालार उसवा की पोनी बना रहे थे। उसवा ने शरारे से सर हिलाया तो चंद लटें निकलकर बिखर गईं। पापा, आप इतने बड़े हो गए और आपको पोनी भी बनानी नहीं आती। दिस इज नॉट फेयर। उसवा, गर्दन मत हिलाओ। उसवा खिलखिलाने लगी। नहीं मानोगी तुम? सालार मसनूई खफगी से बोले। ठहरे पापा, मैं बताती हूँ पोनी कैसे बनाते हैं। उसवा घने बालों वाली अपनी बड़ी सी गुड़िया उठा लाई। बड़ी महारत से उसने उसके बालों को सुलझाया। छोटे से ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता बाल सुलझाने शुरू किए। जोर से नहीं करते पापा, वरना गुड़िया रोने लगती है। गुड़िया को बताओ बेटा कि बहादुर लोग रोया नहीं करते। सालार ने बात खत्म ही की थी कि छम से उनकी आंखों के सामने रोती धोती एमन आ गई। वो सोचों में डूब गए। कौन थी वो और क्यों बार बार उनके सामने आ रही थी? उसवा की आवाज़ पर वो चौंके। नो बेटा, हम पहले रियाजी का काम करेंगे, फिर बाहर चलेंगे। नो पापा, आई हेट मैथ्स, मुझे नहीं पढ़ना। उसवा की बेजारी पर वो दिल खोल कर हंसे। जानती हो, अगर किसी को मैथ्स ना आती हो तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। एनीबडी, चाहे वो मैं हूँ या तुम या दादी जान और मामा, इनको मैथ्स आता हो तो वो जलने से पहले क्या समझ जाती कि इनकी आग लगने वाली है। सवाल छोटे से जहन में आया और सालार की मुस्कुराहटों को जादू की छड़ी ले गई। पापा बताएं ना, अगर वो प्रॉब्लम हल कर सकती तो शॉर्ट सर्किट को नोट कर लेती तो आग ना लगती ना। उसवा अपनी बात पर जमी रही। बेटा, यू आर वेरी शार्प। देखो मामा, अगर इस वक्त मीटर के पास होते तो तभी इनको पता चलता ना कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। मगर पापा, आप तो कहते हैं कि जीनियस लोगों की छठी हिस्स बड़ी शार्प होती है। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ नागवार वाकयात हर एक के साथ हो जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ठीक है, पहले आइसक्रीम फिर मैथ्स। अब के सालार का कहका बहुत बुलंद था। मामा, ये सूरत हाल कब तक रहेगी? आखिर आप एमन की कहीं शादी क्यों नहीं कर देती, या इसे स्टडीज़ के लिए बाहर कहीं भिजवा दें? मुलाजमा के हाथ से चाय का कप लेती तमसीला बेगम वहीं थम गई। क्या हो गया है? अब सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। इतने बड़े हादसे के बाद एमन शादी पर रजामंद नहीं हो रही। उफ, मैं तंग आ गई हूँ। जहाँ जाओ एक ही सवाल कि एमन का डाकू से क्या ताल्लुक था। दफा करो तुम लोगों को, बात को समझो। हम सब परेशान हैं, मगर सबसे ज़्यादा एमन अपसेट है। तमसीला बेगम ने उसे डांटा। वो तो कहीं आती जाती नहीं, मुझे सबको फेस करना पड़ रहा है। असजद अलग नाराज़ हो गया है मुझसे। आखिर आप लोग कोई हल क्यों नहीं निकालते इसका? बेटा, हल खुद ही निकलेगा। बाज़ औक़ात हम खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ना पड़ता है। अब देखो, जो कश्तियाँ तूफान में घिर जाती हैं वो एक दिन खुद ही किनारे लग जाती हैं। सॉरी टू से, बहुत सी कश्तियाँ डूब भी जाती हैं। बुरा सा मुँह बनाकर उसने कहा। कहना क्या चाहती हो खुलकर बताओ। मामा, आप मेरी माँ हैं, मगर मशवरा मुझे देना पड़ रहा है। क्या आप जावेद को घर बुलाकर उससे एमन के रिश्ते की बात करें? शट अप। एक चीख नुमा गूंज थी जो तमसीला बेगम के आसाब को झंझोड़ गई थी। एमन जख्मी शेरनी की तरह जवाहिर के सामने खड़ी उसकी आंखों में देखने लगी। इतनी तपिश थी कि जवाहिर उसकी ताब ना ला सकी। तुम चाहती हो कि दुनिया जो बकवास कर रही है मैं इस पर सच्चाई की मोहर लगा दूं? इतना गिरा हुआ समझ लिया तुमने मुझे कि एक लुटेरे से शादी कर लूंगी? देखो एमन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। जाहिर उसके तेवर देखकर मसालेहाना अंदाज में गोया हुई। मुझे किसी की परवाह नहीं। एमन की उंगली जाहिर की पेशानी पर टिक गई। तुम मेरी अपनी हो, मुझे कबूल कर लो। जाहिर ने नरमी से उसका हाथ हटा दिया। बात हमारे कबूल करने या ना करने की नहीं है, हमने भी लोगों का भी सामना करना होता है। जाहिर ने कहा। लोगों से या खुद से डरती हो? क्या तुम नहीं जानती कि मेरा और तुम्हारा 24 बरसों का साथ है? एक ही कोख के मकीन रहे हैं हम। जाहिर तुम ही मेरा हौसला तोड़ दोगी तो फिर मैं बाहर के लोगों से कैसे लड़ूंगी?
ऐसा ना करो प्लीज़, ऐसा ना करो। और रह गई बात असजद की, वो बंदा जब अखबार की एक खबर की बुनियाद पर कतई ताल्लुक कर सकता है तो इससे दूर ही रहना अच्छा है। यही शिकवा मुझे अशर से भी था। काश उस दिन वो मुझसे पूछ लेता कि क्या ये लुटेरे सच बोल रहे हैं या मेरी एमन तुम सच्ची हो। याद रखो, एतबार मोहब्बत से बड़ा रिश्ता है। मोहब्बत का दावेदार और हर ऐरा गैरा होता है, मगर भरोसा इस झूठे दावे की कली खोल देता है। एमन ठीक कह रही है जाहिर, ये हम सब की जंग है, हम अलग नहीं हैं, एक दूसरे का सहारा है, बस थोड़े से हौसले की ज़रूरत है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तमसीला बेगम ने जाहिर को समझाने की कोशिश की थी। एमन बेटा, मैंने तुम्हारी जॉब के लिए 2-3 जगहों पर तुम्हारी सीवी भेजी थी। आई एम प्राउड के सब तुम्हारी तरफ से तुम्हारे इंटरव्यू की कॉल आई है। तलाल फारूकी साहब ने एमन की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तमसीला बेगम ने प्यार भरी नज़रों से एमन को देखा। खिलाफ तवक्को एमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट डर आई थी। ये काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी निशानी थी। कल मेरे साथ ही चलना, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा एंड आई होप कि तुम्हारा इंतखाब हो जाएगा। फिजा का बोझलपन एकदम ही ज़रा कम हुआ। यकसानियत वाकई ख्यालात के लिए ग्लेशियर साबित होती है। आई लव यू पापा। सरसराती सरगोशी नुमा आवाज़ तलाल फारूकी साहब को पुरस्कून कर गई। और हाँ, वो तुम्हारी दोस्तें असमारा और वर्दा की कोई खैर खबर, मतलब ये कि उनका भी जॉब करने का इरादा था। ओहो, वर्दा और असमारा कभी उसकी ज़िंदगी में थी, ये वो भूल ही गई थी। और वो तो ये भी भूल गई थी कि इस सारे अरसे में असमारा या वर्दा का फ़ोन तक नहीं आया था। बाकी इन्हें आया या शायद इनकी भी कॉल्स मिस हो गई थी। हाँ, ये हो सकता है, वरना वो तो मुझे भूल नहीं सकती। जी पापा, कल ऑफिस से वापसी पर मैं वर्दा की तरफ जाऊंगी, बल्कि अभी कॉल करती हूँ। अच्छा है यूनिवर्सिटी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम साथ साथ रहें। बात खत्म करते हुए एमन अपने कमरे में आ गई। बेड के सरहाने रखा फ़ोन उठाकर वर्दा का नंबर डायल किया। फ़ोन की बैटरी तकरीबन ख़त्म होने के करीब थी। ना जाने कब से चार्जिंग नहीं हुई थी, ना जाने दिल की धड़कनें क्यों बढ़ गई थीं उसकी। एक बार बेल गई और फिर फ़ोन में से खुदकार आवाज़ उभरने लगी, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। एक झटके से उसने फ़ोन कान से हटाकर घूरा और इसी लम्हे फ़ोन डेड हो गया था। क्या वर्दा ने नंबर चेंज कर लिया है? मगर क्यों? और मुझे बताया भी नहीं उसने। खैर, कल ऑफिस से वापसी पर देखती हूँ। आज ऑफिस में उसका पहला दिन था। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त उसने आईने में खुद को देखा तो पहचान ना पाई। बहारों की झुरमुट से वो खजाओं के नोहों में तब्दील हो गई और पता ही ना चला। उसे पता चल भी जाता तो वो अनहोनी को रोक सकती थी। हाँ, शायद वो अशर से शादी से साफ इनकार कर देती तो ये सब ना होता। तलाल फारूकी साहब उसे उतार कर अपनी फर्म में चले गए थे। नफासत और जदीदियत का बेहतरीन इम्तजाज उसके सामने था। मल्टीनेशनल कंपनी का ये ऑफिस शहर के बेहतरीन इलाके में था। सेक्रेटरी शास्ता मुस्कुराहट से उसे नवाजती बॉस के ऑफिस की तरफ ले जाने लगी। जब उसने अपना तारुफ करवाया, वो मुख्तसरन उसे ऑफिस के बारे में चीदा चीदा बातें बता रही थी कि बॉस का ऑफिस आ गया। उसने दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला और एमन का तारुफ करवाकर वो वापस चली गई। बॉस ने, जो उधेड़ उम्र आदमी थे, उसे बैठने का इशारा किया। वो खामखा घबराने लगी, मगर उनके रवैये और शास्ता लबो लहजे से उसकी सारी घबराहट दूर हो गई थी। इन्हीं के ऑफिस से मुल्हका केबिन में उसे अपने फ़राइज़ अंजाम देने थे। वो शुक्रिया अदा करके सेक्रेटरी की हमरा अपने केबिन में आई, जो कि उसे काम के बारे में ब्रीफ करती रही। उसने कोशिश की कि वो पूरी तवज्जो से सुने और किसी हद तक कामयाब भी रही। कमबख्त ख्वाबों के काफ़िले अब क्या चाहते हैं, दिल एक बार फिर डूबने लगा था। अशर का उससे भी शानदार ऑफिस था, जिसमें वो बॉस की हैसियत से बैठती। मगर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो चौंकी, सामने रखे लैपटॉप को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। बॉस ने कहा था कि कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी सेक्रेटरी माहिरा आसिफ से रब्ता कर ले। वो कुछ देर तक मुख्तलिफ फोल्डर्स खंगालती रही। काफ़ी देर के बाद वो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो संभल कर बैठ गई। आने वाली एक कोमल सी लड़की थी। जदीद तराश खराश के लिबास ने उसकी शख्सियत को ग्रेसफुल बना दिया था। मिस एमन कामरान। अभी एमन ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि एक अनहोनी हुई। अरे आप, वाओ ब्यूटीफुल, आपकी शादी हो गई। मैं आपकी शादी को लेकर बेहद पुरजोश थी। अल्फाज थे कि धमाका। उसकी अशर के साथ मंगनी वाली वीडियो वायरल तो हुई थी, मगर माजी की राख में कुछ चिंगारियां रह गई थी। मैं और मेरा ग्रुप आपकी ज़बरदस्त इस्तकबालिया देने का सोच रहे थे, बस आपकी शादी की खबर का इंतज़ार था। प्लीज़ आप आएंगी ना? हमारे छोटे से फंक्शन में ये कार्ड है। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगी। ओह, मेरी खुशकिस्मती। एमन की हालत से बेखबर वो जोश में बोल रही थी। फिर उष्णा अचानक उठ खड़ी हुई। मैं ऑफिस कलीग्स को बताती हूँ कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे दरमियान मौजूद है। वो बाहर की तरफ दौड़ी। एमन इस्तजाबी हालत में खड़ी हुई। तो क्या थोड़ी देर में उसका यहाँ भी तमाशा बनने वाला है? क्या उसे फ़ौरन से पेशतर चले जाना चाहिए या रुककर सबको अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाना चाहिए? उसे अपने बदन से जान निकलती महसूस हुई। फिर यहाँ भी उसके किरदार पर उंगलियाँ उठेंगी। अशर से हमदर्दी की जाएगी। उफ़ अल्लाह, क्या करूँ? उसने सुकून का सांस लिया था कि अब माजी के ऑक्टोपस ने शायद उसका पीछा छोड़ दिया था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कैसे? कैसे दलदली रास्ते उसे रोक रहे थे। चश्मे ज़ोन में उसने एक फैसला कर लिया और अगले दिन में वो ऑफिस से बाहर थी। ऑफिस से निकलकर फौरी तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए।
सीधी घर जाए जहाँ उसे जॉब छोड़ने की वजह बतानी पड़ेगी। लाजमन फिर उसे आड़े हाथों लिया जाएगा, बुजदिली कम हिम्मती के ताने दिए जाएंगे, नसीहतों का पटारा खुल जाएगा। सड़क पर वो बेमकसद चलती रही। ऊपर सूरज आग बरसा रहा था, इससे ज्यादा तपिश उसके अपने वजूद को झुलसा रही थी। उसने वर्दा के घर जाने का फैसला किया, आखिर वो उसकी दोस्त है। उसे रोने के लिए कंधे की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। करीब से गुजरते ऑटो को उसने रोका और वो वर्दा के घर का पता बताकर उसमें सवार हो गई। तीसरी इत्तलाई घंटी पर दरवाज़ा खुला। मुलाजमा की मेयत में वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। घर में दाखिले से पहले उसने अपना तारुफ करवाया था कि वो वर्दा की दोस्त है। सुकून का एहसास हुआ। वो दिन में अपनी गुजरी बीती तरतीब देने लगी। मुलाजमा भी थोड़ी देर के बाद कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। वो छोटे छोटे घूंट पीती रही। आखिर वर्दा आ गई, मगर पहली नज़र एमन पर पड़ते ही वो वहीं रुक गई। जबकि एमन ने जल्दी से उठकर मुस्कुराहटों के गुलाब चेहरे पर सजाए और अपनी बाहें उसके लिए खोल दी, मगर वहां तो जैसे वर्दा नहीं कोई और खड़ी थी। बेतासुर चेहरा, आंखों में नापसंदगी और पराई पराई सी वर्दा। एमन के बाजू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गए, पहलू से लग गए। वो एमन, प्लीज बुरा ना मानना, तुम्हें यहाँ आने से पहले फोन कर लेना चाहिए था, उसने बेतासुर चेहरे से कहा। मैंने किया था, मगर नंबर बन जा रहा था। एमन की फंसी फंसी आवाज निकली। ओह, शायद मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, रवानी में कहकर वर्दा ने जुबान दांतों तले दबा ली और एमन ने यह तीर भी खुद पर सह लिया। उसे वर्दा ने क्यों ब्लॉक किया था ये वो अच्छी तरह जानती है। फिर पूछकर अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फायदा। वो असल में मेरी मंगनी हो गई है और मेरे मंगेतर अशर के दोस्त निकले। सो तुम समझ सकती हो कि उन्होंने मना कर दिया तुमसे मिलने के लिए। मैं मजबूर हूँ। एमन, बुरा मत मानना। अशर के दोस्त ने अशर की खातिर तुमसे मेरी दोस्ती खत्म करवा दी, मगर तुम मेरी भी तो दोस्त थी ना। क्या तुम मुझे नहीं जानती थी? क्या मेरे लिए तुम्हारे पास एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं था कहने के लिए? सदमे से एमन की आवाज़ फट गई थी। तुम जानती तो हो, नहीं नहीं, मंगनी या शादी तो कितना सोच समझ कर चलना पड़ता है। एमन ने अपना पर्स उठाया और वर्दा पर नजर डाले बगैर बाहर की तरफ चल दी। वही जगह जहाँ थोड़ी देर पहले उसे सुकून महसूस हो रहा था, अब उसके लिए आग की वादी बन चुकी थी। आइंदा अगर ये यहाँ आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई दोस्त नहीं है ये मेरी। वर्दा ने अपनी मुलाजमा को सख्ती से हदायत दी। एमन के कदम चंद लम्हात के लिए थम से गए और उसने बेख्तियार सोचा, मुनाफिक दोस्त बनाने से बेहतर है कि अच्छी नस्ल का कुत्ता पाल लिया जाए। 3 दिन से वो अपने कमरे में बंद थी। हर कोई अपनी जगह चुप था। इस शहर में हर किसी ने पत्थर की रिदा ओढ़ ली थी। कोई उनके दुख को महसूस क्यों नहीं करता? यकीन हिजरत कर गया है यहाँ से। आखिर इंतजार आखिर कब तक? वो सब बारी बारी एमन के दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गए थे। तलाल फारूकी साहब, जवाहिर और तमसीला बेगम। ताज़ा चोट के लिए हौसला भी ताज़ा लाना पड़ता है। एमन के हर जख्म पर सभी घायल हो जाते थे। उसे ये गुमान है कि मैं अकेली हूँ, बाकी सब तमाशाई हैं। सरसब्ज वादियाँ रनाइयों के मौसम से दरीना रफाकतें गुम कर बैठी थी। कम अज़ कम एमन के मामले में यही हो रहा था। वो ये समझने से कासिर थी, बहरहाल दरिया कितना भी तुग़यानी पर हो आखिर में उतर ही जाता है। तीसरी शाम को वो अपने कमरे से बरामद हुई तो तमसीला बेगम उसे बेअख्तियार खुद से लिपटाकर सिसकने लगी। हटिए तमसीला, पर आप क्या कर रही हैं? तलाल फारूकी साहब ने इन्हें हटाया, हाथ पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। उसकी आंखों में थगन गुजीदा सितारे चमक रहे थे। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी एमन, तुम ज़रा मार्केट तक चली जाओ। तमसीला बेगम उसे दम तोड़े उजालों की तरफ भेजना चाह रही थी, ये जानते हुए भी कि बसीरत की रोशनी के सोते फिर बाहर से नहीं बल्कि अंदर की दुनिया से वारिद होते हैं। फिर भी एक किरण मुस्तार ही सही, वो बाहर जाए तो सही। खाने में क्या है? एमन ने सादा से लहजे में पूछा तो तमसीला बेगम की रूह तक निहाल हो गई थी। 3 दिन से इनके घर में भी बरानामी कुछ खाया गया था। बल्कि ऐसा करें, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, सब्जियां तो काट दूंगी, चाइनीज तैयार कर लेते हैं। एमन आज हैरान करने पर तुली हुई थी। वाह भाई, आज मुद्दत के बाद ढंग का खाना खाने को मिलेगा। तलाल फारूकी साहब के लहजे की शरारत तमसीला बेगम भांप गई। एमन को अपने दरमियान पाकर वो इतनी खुश थी कि शौहर को जवाब देने का इरादा तर्क करके एमन का हाथ पकड़े बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। सालार ज़रूरत में घर से निकले थे। ऐन वक्त पर दवाएं याद आईं जो ख़त्म होने वाली थी। उधर एमन भी तमसीला बेगम के साथ मार्केट में थी। इसी मार्केट में सालार गाड़ी पार्क करने लगे तो सामने से आती एमन पर नज़र पड़ी तो उनके होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। मोहतरमा आज काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। एमन के हाथ में फ़ोन था, वो किसी से बात कर रही थी। बस यही एक लम्हा जब सालार का ध्यान बटा और उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल की नोक दारनाल महसूस की। एक सेकंड में वो समझ गए थे कि वो स्ट्रीट क्राइम के नरगे में आ चुके हैं। जब उनका शिप समंदर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है तो वो अपने सीनों में ताज़ा बलबलों का उबाल सा महसूस करते हैं। बिल्कुल वही कैफियत हुई और इनके सीने में गैज़ो गज़ब का तूफान उठा। एक सेकंड लगा, उन्होंने अपनी पिस्तौल हाथ में ली और गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोला तो वो लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। सामने से आती एमन और तमसीला बेगम घबरा गईं, मगर एमन की नज़र लड़के पर जमी थी जो कि जावेद था। वही जावेद जो उसके ख्वाबों का चमनिस्तान उड़ा गया था, उजाड़ गया था।
सालार ने गाड़ी से उतरकर जावेद को घूंसों और लातों की जद पर रख लिया था। एकदम भगड़ मच गई थी। जावेद का एक साथी हवाई फायरिंग करता हुआ भाग निकला। जावेद और सालार गुत्थम गुत्था थे। सालार ने उसे बुरी तरह मारा था। कई पटकियां भी दी थीं। जावेद के कानों और नाक से खून बह निकला। वो लड़खड़ाता हुआ गया और फिर उठकर एक तरफ को दौड़ लगा दी, मगर मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी उसे कुचलते हुए निकल गई। एमन के हाथ से शॉपर छूट गए। तमसीला बेगम उसे खींचती हुई गाड़ी तक ले जाने लगी तो एमन ने खुद को छुड़वाकर जावेद की तरफ दौड़ लगा दी। सालार ने इस सरफिरी लड़की को हैरत से देखा। मर्द भी ऐसे मौकों पर पुलिस की पकड़ धकड़ से घबराकर इधर उधर हो जाते हैं, और ये लड़की नफ्सियात की मुश्किल तरीन गुत्थी लग रही थी। आखिर इसका क्या रिश्ता है इस 2 टके के लड़के से? तमसीला बेगम अब एमन को जबरदस्ती खींच रही थी। खिफ्त और गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। सड़क पर शोर बढ़ने लगा। एमन ने खुद को तमसीला की गिरफ्त से छुड़ाया। एमन जावेद के जिस्म से फूटते खून को, फारों को बड़ी सरशारी से देख रही थी। जावेद का मेहंदी वाले दिन आना, शोर हंगामा, धमकियां, चीखें, जावेद का एमन को लेकर कमरे में बंद हो जाना, फायर की आवाज पर दोनों का बाहर आना, एमन के गिरेबान का टूटा हुआ बटन, सब उसकी आंखों के सामने घूमकर रह गए थे। वो जावेद के करीब खड़ी हुई थी और जब उसे एम्बुलेंस में सवार किया गया तो वो भी झट से उस पर में सवार हो गई थी। जावेद की लाश को भी एम्बुलेंस में रख दिया गया और तमसीला बेगम चीखती चिल्लाती रह गई थी। एमन ये सरशारी के लम्हात खूब इंजॉय करना चाहती थी। यकीनन जावेद की माँ, बहनें और भाई सब लोग अस्पताल आएंगे। वो भी तो अपने दुश्मन के प्यारों को तड़पता देखे। क्या चाहती हो तुम? एक ही बार फैसला कर लो। भरे बाजार में तमाशा बनवा कर रख दिया तुमने। इन हरकतों से खुद को तुम बाशऊर साबित नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा दिमागी सेहत पर शक होने लगा अब तो। आखिर क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? मामा, जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे मेरे घर वालों पर जमाने भर की उंगलियां उठवा दी, उसकी मौत पर मुझे खुशी मनाने का हक तो है ना? बल्कि मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि बुराई का अंजाम क्या होता है। एमन की अपनी ही मंतक थी। बकवास बंद करो। तुमने सुना नहीं वहां जमा होने वाले लोग क्या कह रहे थे? लम्हे के 1000वें हिस्से में एमन के सामने सारी फिल्म घूम गई। ये लड़की इस डाकू की साथी है, बल्कि उसकी चाहने वाली लग रही है, जब भी तो यहाँ से भागी नहीं। लानत हो उस पर। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, ये कहीं भाग ना जाए। मिली जुली आवाजें एमन की यादाश्त पर हथौड़े बरसाने लगीं। वाकई जावेद के मरने की उसको इतनी खुशी थी कि वो गिरदोपेश के वो भूल गई थी। बीच चौराहे पर वो जावेद की मौत का जश्न मना रही थी। अगर पुलिस उसे शक की बुनियाद पर धर लेती तो ये रूह भरसा ख्याल उसके बदन को कप कप आ गया था। माँ की बेबसी और अपनी नादानी का ख्याल उसे तड़पाने लगा था कि कितने दुख उठाएंगे ये सब मेरी वजह से। तमसीला बेगम का शोर सुनकर तलाल फारूकी साहब और जवाहिर भी वहां आ गए थे। तलाल फारूकी साहब के चेहरे पर जाम सन्नाटा और जवाहिर की आंखों में उसके लिए नफरत थी। ये खबर जल्दी किसी चैनल पर आ जाएगी कि सेंचुरीज के साथ बच निकलने में कामयाब हो गई। अब दुआ करो कि किसी दिन सीसीटीवी की मदद से पुलिस तो तुम तक ना पहुंच जाए। जवाहिर की आवाज में अंगारे दहक रहे थे। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो सोचकर बोला करो। माफ कीजिएगा मामा, अभी तो चंद दिनों तक ही आपकी लाठी के कारनामे पहुंचे हैं। अगर ये पागल बनी रही तो बहुत जल्द हमें यह शहर छोड़ना पड़ जाएगा। जवाहिर की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सोच क्या रही हो? अब कोई नया ड्रामा बनाओ। इन बातों के लिए बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। कब्रें खोद डालो हम सबकी। जवाहिर की आवाज बुलंद होते हुए चीखों में तब्दील हो गई थी। जावेद की लाश के पास तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? आखिर मान जाओ एमन के तुम्हारे और उसके बीच कुछ। चटाक की आवाज कमरे में गूंजी। ये गाली मत दो मुझे, अपनी औकात में रहो। असजद के साथ खुद डेटिंग करती फिरती हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। एमन ने जवाहिर के मुंह पर थप्पड़ मारा था। बस कर दो, अल्लाह के वास्ते खत्म कर दो ये सब। तमसीला बेगम गिरने लगी तो तलाल फारूकी साहब और दोनों बेटियां लपक कर उनके करीब आईं। मामा, मामा, माफ कर दे मुझे। एमन गिड़गिड़ाने लगी। जाओ तुम यहाँ से, और जब तक खुद में मुस्बत तब्दीली न लेकर आओ इस वक्त तक कमरे से बाहर मत निकलना। तलाल साहब की आवाज इससे पहले कभी इतनी बुलंद नहीं हुई थी। जवाहिर शोला बरसाती नजरों से उसे घूर रही थी। एमन पलटकर दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। धाड़ से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तलाल साहब और जवाहिर तमसीला बेगम को सहारा देकर उनके कमरे में लाए और बेड पर लिटा दिया। तलाल, ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या गुनाह हो गया हमसे? तमसीला बेगम करा रही थी, सब ठीक हो जाएगा। तलाल साहब उनका हाथ अपने हाथों में लेकर थपकते हुए कहा। एमन पेशमान बेहद परेशान अपने कमरे के बीच खड़ी थी। कितनी जज्बाती हो गई थी वो इस वक्त, हालांकि वो ऐसी है नहीं। उसे ये सोचकर झुरझुरी आई, वाकई अगर पुलिस उसे जावेद के जुर्म की शरीककार समझकर पकड़ कर ले जाती तो उसके आगे जिस्म जान की सारी तवानाइयां निचोड़ देने वाले मुहिब सन्नाटे उसे निगलने को तैयार बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल में जावेद की इबरतनाक मौत के बाद ठंड सी पड़ गई थी। इंसान इंतकाम पसंद होता है, अपनी बर्बादियों की जिम्मेदारों को कभी माफ नहीं करता। बहुत कुछ कम ऐसे होते हैं जो कुदरत का लिखा समझकर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को कबूल कर लेते हैं। काफी देर ऐसी हालत में खड़े रहने के बाद वो आहिस्तेगी से चलते हुए अलमारी तक आई, सूट निकाला और नहाने चली गई। पानी की ठंडी जहां फिजा फारे से
ख्वार से भीगते उसने महसूस किया कि माजी के सारे दाग धुलकर पनाह हो रहे हैं। फिर उसने जाइन माज बिछाई। उसकी ज़िंदगी 2 डेड बॉडीज़ की वजह से बहुत ख़राब हुई। वो ज़रूर पहले जैसी एमन बनेगी, मामा पापा और जवाहिर की सारी शिकायतों को दूर कर देगी। वो कल आ गई जिस दिन उसने खुद को बदलने का तहिया कर लिया था। वो सुबह रोशन थी। उसकी आंख खुली जब एम्बुलेंस के सायरन की तेज़ आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठी। आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। फिर उसके कानों ने रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वो छलांग लगाकर बेड से उतरी। दरवाज़ा खोला और सामने उसके प्यारे पापा बेहिस्सो हरकत सफ़ेद चादर ओढ़े लेटे हुए थे। जोहायर पछाड़े खाकर पापा पापा चिल्ला रही थी तो उसे इतराक हुआ कि पापा को कुछ हो गया है। तमसीला बेगम की बैन करने की आवाज़ें उसके वजूद को शल करने लगीं। इतना कुछ हो गया और उसे पता भी ना चला। वो फटी फटी आंखों से सफ़ेद चादर में लिपटे वजूद को घूरने लगी। कमरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों से भरता जा रहा था। वो बेजान कदमों से खुद को घसीटते हुए बमुश्किल वहां पहुंची। वहां वहीं जहां जिंदा वजूद की जगह मिट्टी का ढेर था। उसने एकदम तलाल फारूकी साहब के चेहरे से चादर हटाई। उसी लम्हे शोर थमने लगा। अब हर आंख उसे देख रही थी। वो अपने पापा को जो उसे माफ किए बगैर ही चले गए। उसे रोना नहीं आ रहा था, बस दिमाग की रग रग जैसे सख्त तरीन शिकंजे में जकड़ती जा रही थी। यकायक जवाहिर आगे बढ़ी और उसे जोर से धक्का दिया। दफा हो जाओ यहाँ से मनहूस लड़की, पापा तुम्हारी वजह से मर गए। हाँ, सच्ची तो कह रही थी, उसी की वजह से तो वो सब हुआ और ये सब हो रहा है। मोहल्ले की औरत ने आगे बढ़कर जवाहिर को संभाला। उसे सरगोशियों में कुछ सजाई समझाते हुए ले गई। एमन खुश्क आंखों से सफेद चादर को घूर रही थी। तलाल साहब का जनाजा उठा। घर ऐसा ऐसा खाली होने लगा था। वो अपनी आंखों की सफ़ेद पुतलियों से इसी जगह फर्श को घूरती रही जहां उसके पापा बेनामी में तब्दील हो गए थे। तमसीला बेगम अब बहुत कम अपने कमरे से बाहर आती। जवाहिर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। वो तमसीला के पास जाकर बैठ तो जाती मगर यूं जैसे कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं हो। तमसीला बेगम हाथ में तस्बीह पकड़े उसके दाने गिराती रहती। वो दिल शिकस्ता अपने कमरे में वापस आती तो यहाँ भी अजनबियत और बेगानगी मिलती। दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। जिंदगी उसे गुजार रही थी और इस दिन जब उसने तमसीला से घर के मसाइल पर बात करनी चाहिए। मामा, मैं सोच रही हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ या बुटीक खोल लूँ। वो उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देखने लगी। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मशवरे के काबिल तो समझा, वरना आज तक अपनी मनमानी करती रही हो। तमसीला बेगम का स्पाट सा अजनबी लहजा उसे खामोश कर गया। नहीं मामा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें। आई प्रॉमिस, मैं इस घर को दोबारा खुशियाँ दे दूंगी। तलाल के जाने के बाद अब कौन सी खुशियाँ हमारी मुंतज़िर हैं, मुझे बताना पसंद करोगी? मामा प्लीज़ ऐसे तो बात ना करें। पापा तो मुझसे नाराज़ ही चले गए, मगर आप मुझे माफ़ कर दें। देखो एमन, इस घर की बुनियादें तक हिल गई हैं। अब मज़ीद कोई झटका बर्दाश्त नहीं हो सकेगा हमसे। मामा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। गलत फहमी से ये सब हुआ तो हालात को ठीक करने का अख्तियार भी मेरा ही है। तुम क्या ठीक करोगी हालात? पहले खुद को तो नॉर्मल करो। मेरा ख्याल है अब तुम नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल नहीं रही। जाहिर ने दिल में कब से दबा गुस्सा निकाला। मैं अपने बारे में तुमसे बेहतर जानती हूँ, मुझे डिक्टेट मत करो। एमन ने हतल मकान खुद पर काबू पाया। सच है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है और शायद खूनी रिश्ते इंसान के लिए अवलीन दुश्मन होते हैं, वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में धक्का ना दिया होता और काबिल अपने ही माँ जाए हाबिल को कत्ल ना करता। खैर, तमसीला बेगम और जाहिर इस हक में नहीं थी कि एमन जॉब के नाम पर घर से बाहर निकलकर मजीद हमाकतें करती फिरे। बकौल उनके वो अभी मैच्योर नहीं हुई, ना उसका किरदार ही अब बेदाग रहा था। क्या गारंटी थी कि कल को कोई जावेद ना उठ खड़ा हो? तुम्हें सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है, समझी? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जवाहिर उसके बारे में ऐसी बात कह सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि जिसका दिल चाहेगा मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगा या अपना हक जता दे? एमन का लहजा बिखरा हुआ था। आखिर वो कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेगी? तमसीला बेगम यूँ चुप और बेतासुर चेहरा लिए बैठी थी जैसे वो कोई ड्रामा देख रही हूँ। किसी तस्दीक या तरदीद की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की उन्होंने, जबकि वो एमन की नज़रों की बेबसी अच्छी तरह महसूस कर रही थीं। वो किस पर भरोसा करें? बेरहम वक्त ने इनकी हंसती बसती जिंदगी से सुख के दिन निकाल कर दुख के दिन शुरू कर दिए थे, जिनकी रातें ना जाने कितनी लंबी होती। कौन जाने जूं जूं रात गुजरती गई, एमन को पक्का यकीन हो गया था कि वो इस धरती पर सिर्फ एक बोझ है। 2 डेड बॉडीज ने एक जीती जागती लड़की की सांसों को चुरा लिया था। ये सानिया किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। हर तरफ उस पर पथराव किया जा रहा था। ढलती रात के हर गुजरते पल की तरह उसका दिल भी घुंघूर अंधेरे में डूब रहा था। और जब सूरज की किरणें सुबह की कोख से फूट पड़ने को बेताब हुई तो उसने मरने का फैसला कर लिया था। क्या करती वो ऐसी जिंदगी जीकर जिसमें ना किसी की दुआ है और ना किसी की आरजू और ना वो किसी का अरमान। उसके जज्बे नाकदरी की पोछ तले कुचले गए थे। रात को तमसीला बेगम इतनी देर के बाद बोली भी तो सिर्फ एक जुमला, काश एमन तुम पैदा ही ना हुई होती तो आज हमारा शुमार भी खुश नसीब लोगों में होता। सुराब ही सुराब बेताबीर ख्वाबों का सिलसिला। उसने एक फैसला किया जो शायद उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, खुदकुशी का फैसला। जवाहिर ठीक कह रही थी कि वो एबनॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। वो अपने पापा की भी कातिल थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आई। तमसीला बेगम के कमरे की बत्ती जल रही थी। हर सू घूर अंधेरा था।
وہ دھیرے دھیرے چلتی لاؤنج میں آئی، یہ سوچ کر کہ وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کا دل خون کے آنسو گرا رہا تھا۔ تو یہ تھا بلندیوں کا خواب دیکھنے کا انجام۔ اس کے کانوں میں تمثیلہ بیگم اور جواہر کے نفرت انگیز جملے گونج رہے تھے۔ طلال فاروقی صاحب کی یاد بھی آئی، مگر ایک صبر کے ساتھ وہ اب انہی سے جا ملے گی۔ در و دیوار تک پرائے لگ رہے تھے، کوئی یاد اس کے قدم نہیں روک سکی۔ اب وہ مرکزی دروازہ کھول کر باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ اس پر ہنستے راستے، بدلتے موسم کی کچھ ادائیاں تھیں۔ ہوائیں غصے سے اس کے بال بکھرا رہی تھیں، صرف موت کی باہیں کھلی تھیں اور وہ اسے بڑے پیار سے بلا رہی تھیں۔ وہ آسمان کو گھڑتی چلنے لگی، بلاخر ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں گاڑیاں بہت کم گزر رہی تھیں۔ وہ کسی بھی گاڑی کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کے اعضاء، خصوصاً اس کا چہرہ مسخ ہو جائے تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکے۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آئی اور وہ اوور ہیڈ برج پر چڑھنے لگی۔ تمام محسوسات مر گئے تھے۔ عین برج پر پہنچ کر وہ رک گئی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی اللہ سے وہ کس گناہ کی معافی مانگے۔ اس نے شاید آج سے پہلے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ ہاں، وہ اپنی ماما، پاپا اور بہن کی مجرم تھی۔ اس نے پل کی سائیڈوں والی چھوٹی سی چار دیواری پر قدم رکھا اور پھر دوسرا قدم بھی رکھ دیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ گرے گی کوئی گاڑی اسے کچلتے ہوئے نکل جائے گی۔ گاڑی کے انتظار میں اس نے اللہ سے اپنے پیاروں کا دل دکھانے کی معافی مانگنی شروع کر دی، اور اسی وقت سالار وہاں سے گزر رہے تھے۔ مارچ کی تمازت میں صبح کا پہلا پہر اختتام پذیر ہونے والا تھا۔ گاڑی میں ہلکے سروں میں میوزک گونج رہا تھا۔ ان کا ماتھا تفکرات کی بھول بھلائیوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک ان کی نگاہ ایمن پر پڑی۔ وہ گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے بغور اسے دیکھنے لگے۔ ایسے مقام پر کسی لڑکی کی موجودگی باعث حیرت تھی۔ کہیں بجلی کے کوندے کی طرح یہ خیال ان کے ذہن میں لپکا، کہیں خودکشی تو نہیں کرنے جا رہی۔ اس خیال کے آتے ہی جلدی سے انہوں نے گاڑی پارک کی اور دروازہ کھول کر ایمن کی طرف دوڑ لگا دی، اور عین اسی وقت ایمن نے خود کو گرانے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکا دیا۔ سالار نے برق رفتاری سے اسے دبوچ لیا۔ ایمن اس اچانک افداد سے بری طرح گھبرا گئی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ سالار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو وہی ہے جو بار بار ان کے سامنے آتی ہے۔ بے اختیار قبرستان میں روتی ہوئی اور سڑک پر دم توڑتے ہوئے زخمی ڈاکو کے قریب کھڑی وہ یاد آئی۔ ایمن بری طرح ان کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ بمشکل اسے پل کے نیچے تک لائے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ یک یک وہ چپ ہوئی۔ سر سے یہ خیال آیا تھا، کہیں وہ بدماش آدمی تو نہیں جو اس کی عزت داغدار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، مجھے جانے دو پلیز۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم شریف لڑکی نہیں ہو، مگر یہ کیا حرکت تھی؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے بھی شریف آدمی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا اور جاوید کو مارتے ہوئے سالار کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ریل کی طرح چلنے لگے تھے۔ تو یہ وہ آدمی ہے، اس کا محسن؟ بے اختیار اس کی پلکیں جھک گئی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ اوہ نہیں، ایک نیا افسانہ، دہل کر اس نے سوچا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ گھر یا قبرستان؟ ایمن نے نظریں فرش پر جما دیں۔ سالار نے غور سے اس کے پیروں کو دیکھا۔ سفید گداز پیر، کالی پٹیوں کی چپل میں جکڑے اتنے دل فریب لگ رہے تھے کہ بے اختیار انہوں نے سوچا کہ اتنے خوبصورت پیر کس منزل کی طرف چل پڑے۔ تو ایمن فاروقی، بس میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جی، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ جب تم قبرستان میں قبر کے کنارے اپنا تعارف کروا رہی تھیں، ایمن فاروقی اور دیوان اشر۔ اوہ، ایمن کی حالت غیر ہوئی۔ تو یہ بندہ بہت کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ میں تمہارا تعاقب کرتا رہا ہوں۔ میں خود حیران ہوں کہ شہر کی گلیوں سڑکوں پر بار بار تم سے کیوں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایمن کا چہرہ خوف سے سفید ہوا۔ اب یہ اجنبی جاوید کے ساتھ اس کا نام لے لے گا اور وہ ایک بار پھر زندہ درگور ہو جائے گی۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ موت نے ایمن کے دل سے ہر خوف کو نکال دیا تھا۔ مسٹر، جائیے اپنا کام کریں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میری شادی والے دن جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے اس طرح روکے رکھنا۔ ایمن غصے سے بولی۔ ایک منٹ۔ سالار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی شادی والے دن جو کچھ ہوا وہ نہ تو مجھے معلوم ہے اور نہ ہی جاننے میں دلچسپی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو نہیں روکا، بلکہ میں تو آفر کر رہا ہوں کہ آپ کو عزت سے آپ کے گھر چھوڑاؤں۔ آپ خود کتنے عزت دار ہیں جو مجھے عزت دینے کا سوچ رہے ہیں۔ دھوپ کی تمازت بڑھ رہی تھی۔ اطراف میں لگے درختوں کے پتوں سے دھوپ چھن چھن کر زمین کا حصہ بن رہی تھی۔ دیکھو، میں عزت دار ہوں یا نہیں، مگر میری شرافت کا اس سے اندازہ لگا لو کہ اتنی دیر سے تم یہاں کھڑی ہو اور میں نے تمہارے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تھپڑ ضروری تھا، پھر بھی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اگر میں گھر نہ جانا چاہوں تو؟ اس بات پر لمبی خاموشی چھائی، کیونکہ سالار کو کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ ایمن گھر کی پریشانیوں سے تنگ آ گئی ہے۔ اور پلیز مجھے کوئی درس مت دیجیے گا کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، میں ہوں بزدل۔ ایمن تند لہجے میں بات ختم کر کے اپنے بال سمیٹنے لگی۔ جانتی ہو، جب تم نے یہ اعتراف کر ہی لیا ہے کہ تم بزدل ہو تو اب تمہارا شمار مردہ لوگوں میں ہی ہوگا۔ کچھ ایسی گہرائی سالار کے انداز میں کہ ان کی بات سیدھی اس کے دل کو لگی۔ اور زندہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے
کہ وہ अपनी सेल्फ मेड कब्र में उतर कर खुली फजाओं में सांस लेने की तमन्ना करता है, मगर अपने मदफन से बाहर नहीं आ सकता। उसकी बेबसी उसका कफन बन जाती है। एमन के दिल पर एक और चिरका लगा। आंखों में वो दिन घूमने लगे जब उसका शुमार भी जिंदों में होता था। ये जुल्म तुमने खुद अपने हाथों खुद पर किया है। अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को बजाय चुनने के तुमने इनमें खुद को चुन जाने दिया। चंद दमों के तौकफ के बाद सालार ने पलटकर चंद कदम दूर खड़ी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ देखने लगा। इनकी निगाहों में जो कुछ भी था, एमन को अपने लिए नफरत नजर नहीं आई। उसे अपनायत का नाम दिया जा सकता है। एमन धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगी और अगले ही लम्हे झिझकते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गई। सालार ने हौसला अफजा मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और दरवाज़ा बंद करते हुए आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई। बाज़ औकात तपिश और गर्मी नए शगुफों की बालिदगी का जरिया बन जाती है। वो घूमकर दूसरी तरफ आए और दरवाज़ा खोलकर एमन के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पर रखे पानी की बोतल एमन की तरफ बढ़ाई। एमन बोतल थाम कर गुट गुट पानी पीने लगी। सालार के जहन में मंजिल तो थी, मगर एमन से पूछना हमाकत थी कि वो कहाँ जाएगी, जबकि घर जाने से पहले ही वो इनकार कर चुकी थी। सालार इंतजार में थे कि एमन कुछ कहे और वो उससे पूछे कि ऐसी क्या बात हुई कि वो जिंदगी की दिल लुभाती रानाइयों छोड़कर मौत की यख बस्ता वादियों को मस्कन बनाने पर तैयार हो गई थी। अगर मुनासिब समझो तो मुझे अपने बारे में बताओ। आईमीन के बैठे बिठाए खुदकुशी करने की क्या सूझी? बिलाकर सालार ने पूछने में पहल की। बैठे बिठाए कोई इस हद तक नहीं जाता मिस्टर। तलखी से कहे गए जुमलों को एमन ने अधूरा छोड़ दिया। सालार नाम है मेरा और मैं एक सी मैन हूँ। ओ जभी क्या, जभी समंदरों की तरह मेहरबान नरम हो लहरों को साथ लेकर चलने वाले हैं। सालार ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। उनकी इतनी ईमानदार और बेसाख्ता तारीफ पर पहले कभी किसी ने नहीं की थी। फिर एमन रोजे अव्वल से आज तक खुद पर बीतने वाली खता उसे सुनाने लगी। सालार धीमी रफ्तार से गाड़ी इधर उधर सड़कों पर घुमाते रहे। बार बार एमन की आंखें भर आती। उन्होंने टिश्यू बॉक्स एमन की तरफ बढ़ाया था। एक जगह सड़क किनारे उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। इन्हें अंदाजा था कि जो लड़की खुदकुशी के इरादे से निकली हो वो भूखी प्यासी भी यकीनन होगी। थोड़ा वक्फा ले लेते हैं, गर्मी भी बहुत है आज। एमन ने गाड़ी में चलते हुए एसी को देखा तो वो हंसती। मैं अंदर की नहीं, बाहर के मौसम की बात कर रहा हूँ। वो क्या कहती, उस पर संगबारी तो बाहर से ही हो रही थी। बहरहाल सालार उतर कर चले गए। एमन को तबीयत का बोझलपन जरा हल्का महसूस हुआ था। मुद्दत बाद कोई गैर जानिबदार शख्स मिला था जो उसके हालात का तज्जिया कर सके। उसने कल दोपहर का खाना भी बराए नाम खाया था। वो सर झुकाए बर्गर खाने लगी। चेहरे पर कुछ देर पहले वाला तनाव अब कम हो चुका था। रौदात बीती सुनाने के बाद उसकी सारी थकन उतर चुकी थी। सालार अब कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रहे थे। खाने के बाद एमन में अब तमन्नाई आ गई थी। सालार बहुत नॉर्मल अंदाज में उससे बातें कर रहे थे। देखो एमन, जिंदगी एक कौसे कज़ा की तरह होती है जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, मगर धनक बहरहाल एक ही है। वो सालार के अल्फाज में डूब रही थी। इनकी घनी भवों के नीचे बहुत अच्छी राजदार आंखें उसे जिंदगी की तरफ बुला रही थीं। 3 घंटे के बाद सालार ने उसे गली के कोने पर उतारा तो वो बहुत बदली हुई थी, जैसे भट्टी में पककर आज ही कुंदन बनी हो। घर में दाखिल हुई तो उसे लगा ही नहीं कि आज वो इतनी देर से कहाँ थी, मगर उसने खुद कई दिनों के बाद तमसीला बेगम से बातें की और जवाहिर का हाल हवाल पूछा। पाइप को ऊपर चढ़ाए मुद्दतों बाद उसने लॉन के पौधों को नहलाया, एक एक पत्ती की रग रग को सैराब किया। उस रात बहुत अरसे बाद उसने सितारों की चमक देखी। जवाहिर के हाथ में उम्मीद का जुगनू थमाया कि वो असजद की माँ से मिलकर जरूर उसकी खुशियों के लिए लड़ेगी। रात वो ख्वाब और वादियों में उतर गई और ख्वाब मुस्कुराती ताबीर वालों के हों तो इन पर कभी जंग नहीं लगा करता। मिले तो सालार भी अपनी बेटी से बहुत खुशी और तुरंत के जल्मों के दरमियान थे कि एक अरसे से नारसाई की आग में जल रहे थे। बीवी की मौत के बाद जात की तन्हाई के गम में जलते बच्ची को भी संभाला और उसकी शख्सियत में पड़ने वाली नफसियाती गिरोह को भी सुलझाते रहे। कुछ भी था, आज की रात बहुत रानाइयाँ लिए हुए थी। सितारे हद से ज्यादा ताबनाक और चांद उनके दरमियान अदाएं दिखाती महबूबा की तरह सजा हुआ था। पापा पापा, बड़ी मामा की हड्डियां आज बहुत बोल रही हैं। उस चेहरे पर मासूमियत की छाप लिए संजीदगी से सालार से हम कलाम हुई। अच्छा, वैसे वो क्या कह रही हैं? सालार ने हाथ में पकड़ी हुई किताब को बंद करते हुए दिलचस्पी से नन्ही गुड़िया को देखा। कह रही हैं हमारी दवा खत्म हो गई है। कमाल की अदाकारी थी। दादी की आवाज में बोलते हुए वो दाद तलब नजरों से सालार को देख रही थी। अरे अम्मा, आपने बताया क्यों नहीं कि दवाएं खत्म हो गई हैं? हाँ, याद आया। वो माँ की दवाएं लेने तो निकले थे कि एमन उनसे टकरा गई थी। वो फौरन उठ खड़े हुए। मेरी ये नन्ही सी नर्स है ना, मेरी फिक्र करने वाली, और पता है जब उठते बैठते मेरी हड्डियां कड़कड़ाती हैं तो ये इनसे बातें करने लगती है। बड़ा ही ख्याल करने वाली बच्ची है। इनके लहजे से कतरा कतरा मोहब्बत टपक रही थी। पोती के लिए चले पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो फौरन अपनी पोनी खोलकर बालों को हाथ से संवारने लगी। तुमने आज दादी को एक्सरसाइज करवाई? पापा, ये काम तो मैं सबसे पहले ही करती हूँ। वेरी गुड माई चाइल्ड, वेरी नाइस। आज सालार बहुत खुश थे। इनकी वालदा ने गहरी नजरों से इन्हें देखा और कुछ सोचने लगी। एमन
किचन में पराठे सेंक रही थी। सभी के चेहरे पर गुलाब गुनगुना रहे थे। तमसीला बेगम और जवाहर लुटे पुटे अंदाज में बैठी थी। मम्मा, आप पराठे के साथ क्या लेंगी? कभी तमसीला बेगम यही सवाल तलाल फारूकी साहब से करती थी। एमन, मैंने फैसला किया है कि घर बेचकर कहीं और घर ले लेते हैं। मगर क्यों? वह हैरान हुई। इसलिए कि कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और मामा नहीं चाहती कि इस घर में दोबारा तुम्हारी शादी के नाम पर कोई हंगामा हो। जाहिर के अल्फाज सनसनाते तीरों की तरह उसके दिल के अंदर उतरे थे। वो एकदम दहशत ज़दा हुई। ठीक कह रही हैं ये। वैसे भी इस घर में इतना कुछ हो चुका है कि अब खुशियों की बात करते हुए दिल डरता है। मेरी शादी किससे? मुझसे पूछा भी नहीं आपने। एमन की फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। पहले क्या पूछा था तुमसे? तल्खी से कहा गया। तमसीला बेगम का जुमला उसे एकदम चुप करा गया। हमने भी आम माँ बाप की तरह तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा था। अब हालात इस रुख पर आ गए हैं कि तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी नाखुशगवार वाकयात की उड़ती हुई गर्द को बिठा सकती है। एमन, सब कुछ ही तो ख़त्म हो गया है। तमसीला बेगम रुंधी हुई आवाज़ में अपना जुमला ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। एमन उनकी बेतरतीब सांसों की सरसराहट महसूस करती रह गई थी। अगले दिन कुछ खवातीन एमन को देखने आईं। तमसीला बेगम ने इन्हें एमन पर बीतने वाली रौदाद मनोअन सुना दी थी। वो लोग उनकी सच्चाई से मुतासिर होकर चली गई थीं। एमन में अब हौसला न था कि वो तमसीला बेगम की कोई बात रद्द करती। अनजाने में इतने इन्हें दुख दे चुकी थी कि अब तलाफी की यही सूरत नजर आई कि वो इनकी बात मान ले। और एमन की खुशी को रजामंदी पर महमूल करते हुए तमसीला बहुत पुरस्कून थी। वैसे भी इनकी ये प्यारी सी बच्ची अशर से तय किए गए रिश्ते पर भी राजी थी। खासे माकूल लोग लग रहे थे आने वाले, मगर एमन नॉर्मल सी बैठी रही थी। इनकी बातों को नपे तुले अंदाज में जवाब देती रही। वो लोग बात पक्की करके गए थे और शादी आइंदा 3 माह में करने का इंदिया भी दे गए थे। एमन फोन लिए बेकरारी से टहल रही थी। क्या उसे सालार को बताना चाहिए कि वो एक बार फिर दुल्हन बनने के लिए चुन ली गई है? मगर इस बात से दिल डूब सा जाता। क्यों? ये समझने से वो कासिर थी। क्या ये चंद घंटों की मुलाकात मोहब्बत में ढल जाती है? शायद हाँ, शायद नहीं। फिर ये दिल क्यों मुस्तरिब सा महसूस हो रहा है? सालार ने तो उसे ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया था। अपना इंतजार करने को भी नहीं कहा था। थक कर वो बेड पर बैठ गई। आने वाली खवातीन ने उसे अपने भाई का फ़ोन नंबर दे दिया था कि लड़का इससे बात करना चाहता है, और ये ज़रूरी भी था। उसने सोचते हुए लड़के का नंबर डायल किया। चंद बार बेल बजने के बाद कॉल वसूल कर ली गई। हेलो, कौन? जी, मैं एमन। ओह अच्छा, कैसी हैं आप? वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। एमन ने मुंह में आई नमी से अपना हल्क तर किया। आपको मामा ने बताया होगा कि चंद पल के लिए खामोशी छाई। बड़ा मुश्किल मरहला था किसी को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाना। जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? वो मेरी मंगनी हुई थी। ओह यस, और आपके यूनिवर्सिटी फेलो ने आपको हासिल करने के लिए आपके होने वाले शौहर को मार दिया था, यही ना? इमन का दिल चाह फ़ोन को दीवार पर दे मारे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपने मंगेतर से लगाव बहुत था। इस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं मोहतरमा, मैंने ये नहीं कहा कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड थी। वो तो बहरहाल था ना। एमन ने लाइन काट कर फ़ोन को बेड पर पटक दिया। जावेद, जावेद, जावेद। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई है ऐसा जो मुझे मेरे नाम से जाने? फ़ोन बीप कर रहा था पर उसने नहीं उठाया। ठीक है मामा, नहीं, इस लड़के को मेरे लिए चुना है, वही जाने। मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की? अगला महीना बेहद मसरूफ़ गुजरा। तलाल फारूकी साहब की निशानी ये घर बिक गया था। हर हर कदम पर यादों ने तमसीला बेगम को बेबस कर दिया था। आंखें फिर भर आईं। जाहिर और एमन इसी घर में पैदा हुई और पली बढ़ी, आबाद हुई, और तीनों यहीं उजड़ भी गई थीं। नया घर बहुत अच्छा था, पुरसकून इलाका था, मगर जिनके अंदर सुकून ना हो, बाहर का सुकून कुछ नहीं कर सकता। लड़के वालों से फ़ोन पर राब्ता रहा। शादी के दिन करीब आए। हर गुजरते पल एमन का दिल डूब सा जाता था, जैसे कुछ होने वाला हो। बिलाखिर लड़के वालों की तरफ से खामोशी छा गई थी। वो लोग भूल गए कि वो एमन नाम की किसी हरमान नसीब लड़की को उम्मीद दिलाकर आए थे। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती रही। सूरज अपनी किरणें लौटा रहा था और बिलाखिर एमन के मुतवक्को ससुराल से लड़के का फ़ोन आ गया। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस रिश्ते के लिए माजरत चाहता हूँ। तमसीला बेगम ने बेअख्तियार दिल पर हाथ रखा। मेरा एक हैवी कंटेनर डूब गया है। मैं नहीं समझता कि इस बात का ताल्लुक किसी की नहुसत से हो सकता है, मगर मैं माँ और बहनों की वजह से मजबूर हूँ। सॉरी। गोया उसके कंटेनर को डूब जाना एमन की नहुसत करार पाया था। इनका तो सिर्फ कंटेनर था जो, और एमन की ज़ात के जजीरे ही फना हो गए थे। एक नाजुक सी लड़की पर सितम ढाते किसी ने सोचा ना था कि तकदीर बनाने वाला तो अल्लाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हर कोई एमन की तकदीर का मालिक बन बैठा था। तमसीला बेगम जो कि उसकी बदनसीबी पर छुप छुप कर रोती थी, अब वो बरमला एमन को रो रो कर कोस रही थी। काश तुम पैदा ही ना होती। जाहिर की आंखों में उसके लिए भी पहले भी नफरत थी, और अब तो वो शोले उगल रही थी। घर बदलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। मामा, आप एक बार जाकर उनसे बात तो करें। जाहिर बहुत मुस्तरिब थी। कोई फायदा नहीं। अल्लाह जाने इनका वाकई नुकसान हुआ है या अशर वाला किस्सा उनके दिल को नहीं लगा। तमसीला बेगम जहाँ दीदा औरत थी, इनकी बात सच भी हो सकती थी। तो क्या फ़ायदा वो बात करने जाएं और अपनी रही सही इज्जत भी गंवाएं। 3 महीने गुजर गए। सालार जब जब घर से बाहर आते, मतलाशी निगाहों से एमन को ढूंढते
और एमन हर आहट हर दस्तक पर सालार का गुमान कर बैठती। उसने सोचा ही नहीं था कि अचानक घर शिफ्ट करना पड़ जाएगा, और सालार को ख्याल आया कि काश उसका घर तो देख लेता। एक दिन जब उनके दिल की बेकरारी हद से बढ़ी तो वो इसी जगह चल दिए जहाँ उन्होंने एमन को मौत की बाहों से खींचकर जिंदगी की आगोश में वापस लिया था। मौसम जरा सा सर्द हो गया था, सन्नाटा तारी था, ऐसी खामोशी जिसमें जज्बे बोलते हों। वो रास्ता महक रहा था जिस पर चलकर एमन मरने आई थी। वो ये भी सोच रहे थे कि वो सरफिरी सी लड़की किसी मुसीबत का शिकार ना हो गई हो। ना जाने क्यों वो उससे दोस्ती इस्तवार रखना चाहते थे। वो इन्हें अच्छी तो बहुत लगी थी, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हर अच्छी चीज़ हमारी दसरस में आ जाए। दसरस भी ऐसी कि धड़कन की हर लय में समा जाए। वो वहाँ खड़े उसके आने का इंतज़ार करते रहे, मौत की तमन्ना में नहीं बल्कि जीते जागते लम्हों की यादगार के तौर पर। शायद वो आ जाए। गाड़ी से टेक लगाए ना जाने कितना वक्त गुजर गया था, पर वो नहीं आई। हाँ, उसकी खुशबू ज़रूर उनकी सांसों से टकराती रही थी। बेकरारी तो एमन के दिल में भी हद से सिवा थी। कैसे उसने किसी अजनबी पर भरोसा करके अपनी दास्तान सुना दी थी। और उसकी दास्तान कौन सी ढकी छुपी थी। सभी तो दर्द जानते थे, मगर खुद पर बीती कैफियत किसी अपने को अपने अल्फाज में सुना देने से रूह का सारा बोझ उतर जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था, जो वो जैसे न जीने दे रहा था, न मरने, और ना ही इदराक के नए दरीचे खोल रहा था। वही बोझलपन वो सालार के कुशादा दिल में उड़ेल कर पुरसुकून हो गई थी। तो कैसे ना इनकी याद आती। घर में भी एक जाम सन्नाटा तारी था। तमसीला बेगम तो अब अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थीं। जाहिर की अपनी मसरूफियात थीं, रह गई वो तो वो इस कायनात की सबसे फालतू शय थी। उसकी रूह के जजीरे ही फना हो गए थे। आवारा कश्ती कभी कभी कहीं मुड़ जाती थी और कभी कोई बेनाम साहिल उसे पुकार लेता। वो कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती थी। किसी से इजाज़त या इत्तला देने का सवाल ही नहीं था। कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था। बाहर निकलकर उसके कदम उसी तरफ चल पड़े जहाँ उसे नई जिंदगी मिली थी। वो शहजादा सी वहाँ पहुंचकर प्यासी नज़रों से पथरीले रास्ते को घूरती रही। उस दिन के सारे मनाजिर एक फिल्म की तरह उसकी नज़रों में घूमने लगे थे। जब वो पहले यहाँ आई थी तो रास्ता बहुत जल्दी तय हो गया था, और आज वो अपने दामन में उम्मीद के जुगनू लिए आ रही थी तो यही रास्ता इतना तवील क्यों हो गया था। हाँ, उस दिन वो हर नवा नुकसान से लापरवाह होकर आई थी। मौत की तमन्ना हर खौफ को मार देती है, और आज किसी उम्मीद को खो देने का खौफ उसके कदमों को शल किए दे रहा था। उसकी निगाह इन पत्थरों पर जम गई जहाँ कदम कदम चलते हुए वो पुल के ऊपर बनी रेलिंग तक पहुंची थी। उसे याद था कि इस दिन वो पत्थर सफ़ेद और बेदाग थे, और आज इन पर कुछ नक्श थे। मिट्टी मिट्टी सी तहरीर थी, मिटती मिटती सी तहरीर थी। वो आंखों को चुंधिया कर पढ़ने लगी। जब कभी यहाँ आओ तो ये सोच कर आना कि इस मुकाम पर सारे अंगारे फूल बन गए थे, तुम भी एक फूल हो, अब निखार वाला। मैं इस जगह को पत्थर के गुलाब का नाम देता हूँ। फ़कत क्या लिखूँ, जाने तुमको मेरा नाम याद भी है कि नहीं। एमन ने बार बार पढ़ा, कई बार पढ़ा। दिल नहीं भरा, आंखें सैराब नहीं हुई, सारी हंसियात सिमट कर आंखों में आ गई। आंखों संदेशों की अमीन बन गई थी। ये सालार है, हाँ वही हैं। तो क्या वो मेरी तलाश में आए थे? यकीनन हाँ। उस दिन तो सब कुछ ज़ेरो ज़बर हो गया था। इन दोनों को एक दूसरे का फ़ोन नंबर तक लेने का ख्याल नहीं आया था। एक सनसनी सी थी जो एमन के वजूद को कपकपा रही थी। कोई मुझे खोजता रहा, क्या मैं इस काबिल हूँ? अपने चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर उसने बार बार वो संदेशा पढ़ा। अपनी अहमियत का एहसास हुआ। इतना शानदार सीमैन उसे तलाश करता रहा। उसे भी कुछ लिखना चाहिए। नहीं नहीं, कहीं से गुलाब के फूल मिल जाएं तो वो यहाँ रख दे। हवाओं से बिखर तो जाएंगे मगर अपनी खुशबू छोड़ जाएंगे। रास्ते भी गवाह होते हैं, अकीदतों के रिश्तों के अमीन होते हैं। वो तेज़ी से इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। सामने कुछ बंगले बने हुए थे। वो तेज़ी से नीचे उतरने लगी। थोड़ी जुस्तजू के बाद उसे गुलाब नज़र आ गए, गोया वो उसके इंतज़ार में थे। बात तो बद इखलाकी की थी, बगैर इजाज़त किसी के गुलाब लेना, मगर वहाँ कोई था ही नहीं। चंद कदम और करीब हुई तो एक चौकीदार ऊँघता नजर आया। वो तीर की तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। प्लीज़ ये गुलाब के कुछ फूल मैं तोड़ लूँ? वो बेचारा चौंका। एक लड़की जो खुद गुलाब है उससे गुलाबों को तोड़ने की इजाज़त तलब कर रही थी। हाँ ले लो, जितना दिल चाहे ले लो। वो खरामा खरामा सी हाथों में बहुत सारे गुलाब लिए वहाँ चली आई। पत्थर के गुलाब पर वो गुलाब रखे, हवाओं से दिल ही दिल में इल्तिजा की कि ज़रा धीरे चलो, किसी का दिल ना टूट जाए। पत्तियां बिखरने से जवाहिर का आज रिजल्ट आया था और उसने टॉप किया था। कई दिनों की आसूदगी का एक एक लम्हा तमसीला बेगम को रुलाने लगा था। तुम्हारे पापा होते तो कितना खुश होते, है ना? तो आप हैं ना मेरी माँ, मामा भी और पापा भी। मामा से लिपटते हुए बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। हाँ, मगर तमसीला बेगम हिचकिचाकर चुप हुई। वो खुशी के इस मौके पर अपना और बच्चियों का दिल बुरा करना नहीं चाहती थी। वक्त का काम ही गुजरना होता है। एमन भी जवाहिर की कामयाबी से खुश थी। रात को खाने के लिए जवाहिर की पसंद के लवाजमात पकाकर उसने उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहा। असजद ने भी नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। जवाहिर ने अपने कमरे में आकर उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान डोलते हुए उसका नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। जवाहिर ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। पता नहीं उसने उसका नंबर ब्लॉक तो नहीं कर दिया कहीं, मगर चंद लम्हे इंतजार के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो जो
बहुत बहुत मुबारक हो, और कैसी हो? जवाहिर के हाथ पांव फूलने लगे। ये तो पहले वाला असजद लग रहा था। उसे खुशी और हैरत के मारे कुछ बोला ही ना गया। हेलो जवा, आर यू हेयर? हाँ हाँ असजद मैं हूँ, तो बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, जवाहिर ने कहा तो असजद दिल खोलकर हंसा। हाँ मैं मामा को तुम्हारे घर लाना चाहता हूँ, कब लाऊं? जवाहिर ने एक झटके से फोन को कान से हटाया। ये असजद क्या कह रहा था वाकई? हेलो यार, तुम इतनी चुप क्यों रहने लगी हो? हाँ सुन रही हूँ। यार कहीं मिल लो मुझसे। वो बात यह है कि इन दिनों मामा बहुत गुस्से में रहा करती थी जब एमन वाली बात हुई, मगर ऑफ कोर्स वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे कुछ स्पेस चाहिए थी और तुम समझी कि मैं बेवफा हूँ। असजद असजद कब के रुके आंसुओं का बंध था जो सारी रुकावटें तोड़कर बह निकला था। वाकई तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं प्रैंक्स का तो शौकीन नहीं हूँ, जानती हो ना मुझे। असजद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रहे हो। यकीन कर लो, मैं जल्दी मामा को लेकर आऊँगा। खुशी से धुंध की बनी सांसों के साथ जवाहिर दौड़ती हुई तमसीला बेगम के सर पर खड़ी थी। मामा, मामा क्या हुआ? खैर तो है ना? तमसीला बेगम उसके तमतमाते हुए चेहरे को देखते हुए जरा हैरत से गोया हुई। अभी तो सब कुछ ठीक था, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि? वो मामा, असजद का फोन आया था। वाकई सच कह रही हो? इन्हें भी यकीन नहीं आया। जी मामा, वो अपनी मामा को लेकर आएगा जल्द ही। तमसीला बेगम के चेहरे पर भी खुशी के रंग बिखरने लगे, मगर एकदम जवाहिर को जैसे ब्रेक लग गए। वो मामा, क्या ये मुमकिन है कि जब असजद और उसकी मामा आए तो एमन को हम कहीं और भेज दें? तमसीला बेगम के साथ साथ ये अल्फाज एमन ने भी सुने, जो कि ऐन उसी वक्त खाने के बर्तन धोने के बाद मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाकर लाई थी। ये क्या कह रही हो जाहिर? ऐसा कैसे मुमकिन है भला? क्यों नहीं मुमकिन? हम कह देंगे कि उसकी शादी हो गई है। मगर शादी हो जाने के बाद भी तुम बहन को अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकोगी ना? खून के रिश्ते मट्टी में दफन हो जाने के बाद भी अपने ही रहते हैं। सही कह रही हैं मामा, ये आप इनको बुला लें। मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। हल्के फुल्के लहजे में खुद को संभालते हुए एमन ने कॉफ़ी की ट्रे तमसीला बेगम के सामने रख दी। हाँ प्लीज़ एमन, तुम कितनी अच्छी हो। जवाहिर की अब उसकी अच्छाई का इदराक हुआ जब अपना मुफाद पूरा होने लगा। वो मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाती हुई अपने आंसू छुपाती वहां से चली गई। ममा आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं असजद से बात करके उसे मना लूंगी। मगर बेटा ये कैसे मुमकिन है कि उनके दिल में कोई ऐसी बात सिरे से हो ही ना? एहतियातन कह रही हूँ, वो मेरी भी बहन है, मुझे एहसास है। प्लीज़ मामा, मेरी खातिर। तमसीला बेगम के पास चुप रहने के सिवा कुछ ना था। घोर अंधेरी रात डूबती उभरती लहरों पर सितारों की रोशनी का रक्स, समंदर के अंदर की दुनिया जाग रही थी। क्या दिलफरेब जहां है ये भी! मोती घुंघे और सीपियों की आम जगह बना हुआ था, आबाद था। यहाँ भी जिंदगी धड़कती थी। सरकश लहरों को मात देता समंदर के गहरे सीने में रास्ता बनाता सालार का जहाज आ रहा था। वो अर्शे पर खड़े लहरों और आसमानों के बीच बीच पत्थर के गुलाब के पास खड़े थे। इन्हें अच्छी तरह याद था कि ट्रेनिंग के बाद इन्हें पहली बार समंदर में फेंका गया तो इनका दिल डूबने के बजाय ज्यादा शिद्दत से धड़कने लगा था। और वो शिद्दत खौफ की नहीं बल्कि जीत कर दिखाने की थी। जेरे आप पता नहीं कितना वक्त गुजारा था, मगर वो कामयाब हो गए। तो गोया जिंदगी पल पल खतरे में तो थी, मगर अंदर के जज्बे जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे मात नहीं खाते अगर जमा रहे सदा। एमन अपनी दास्तानी ने सुना चुकी थी। जब उसने अशर के साथ स्काई डाइविंग की थी तो जैसे उसे पहली बार दुनिया के समंदर में फेंका गया था। ये और बात कि वो अभी तक खुद को आज़ाद कराने में कामयाब नहीं हो सकी थी। जवाहिर नींद के मीठे सपनों में खो चुकी थी और एमन को अब पता नहीं कब नींद आती। तमसीला बेगम उसके सराहने बैठे बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी। मामा, जवाहिर की शादी के लिए पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, मैं जॉब कर लूंगी या फिर घर पर बुटीक खोल लूंगी। एमन माहौल पर छाया तगदर कम करने की कोशिश कर रही थी। नहीं मेरी जान, जॉब तुम ज़रूर करो, मगर खुद को मसरूफ़ रखने के लिए शादी के अखराजात की फ़िक्र ना करो। कुछ ना कुछ हो जाएगा, आखिर मेरी बहन है तो फ़िक्र क्यों ना करो। मेरी तो बड़ी तमन्ना है कि जवाहिर से पहले तुम्हारी खुशी देख लूँ, तुम अपने घर की हो जाओ। एक आँच की सूरत ये अल्फाज तमसीला बेगम के मुंह से निकले। नहीं मामा, एमन तड़प कर उनसे लिपट गई। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों के सामने सालार की छवि लहराई। एकदम वो चुप हुई। तुम दोनों अपने अपने शौहरों और बच्चों के साथ आती रहा करना, मैं कहाँ अकेली रहूंगी फिर। वो बात का जवाब दिए बगैर खिड़की में खड़ी हुई। आज कितने दिनों के बाद चांद देखा उसने। जाने कितनी मुसाफत तय करके आया था और वो भी अभी तक वहीं की वहीं खड़ी थी। तमसीला बेगम का दिल दुख की गहराइयों में डूबने लगा। हालात क्या से क्या हो गए थे, कैसी कैसी ठोकरें लगी थी। खुद पर से एतबार उठ गया था। एमन पहली बेटी होने की वजह से इन्हें और तलाल फारूकी साहब को कितनी प्यारी थी, मगर वो उसे हवाए ज़माना से ना बचा सके और ना उसके पापा ही ऐसा कर सके थे। कुछ भी हो, एमन इस घर से नहीं जाएगी। अगर असजद को आना है तो आए। इन्हें गुस्सा आया। ये कोई बात ना हुई। असजद सब कुछ जानता है, फिर एमन को छुपाना तो दिल के चोर को जाहिर करता है। हमारा दिल साफ है और दामन भी पाक है। वो उसे देखते हुए सोच रही थी और वो चांद को देखती रही जो धीरे धीरे नजरों से दूर हो रहा था। सालार इसी मुकाम पर थे जहाँ एमन गुलाब के फूल रख गई थी। अब वहाँ फूल तो नहीं, मगर उनका पता देती कुछ सूखी मुरझाई अकड़ी हुई पत्तियां थीं। वजदान के किसी गहरे लम्हे इन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ आई थी और उनकी तहरीर के जवाब में गुलाब रख कर गई थी।
बहुत शादमा होकर उन्होंने गहरा सांस लिया तो फूलों की बासी खुशबू उनके दिल में बसी एमन की तस्वीर को महका गई। पत्थर पत्थर बोलने लगा, जरा जरा अलिफ ललवी दास्तान बन गया। यूनानी संग तराश पिगमिलन अपनी ही बनाए हुए औरत के मुजस्समे पर आशिक हो गया था। उसकी मोहब्बत के फसूल ने पत्थर में जान डाल दी थी। सालार ने शिद्दत से तमन्ना की कि वक्त का हर पल थम जाए, वो एमन की खुशबू के साथ साथ रहें। एमन पत्थर तो ना थी, मगर वो अपने लो देते जज्बों की जामे शराब में ढालकर हसीन सिपियों को खम देकर कभी ना टूटने वाला पैमाना बनाना चाहते थे। वो सैर होते रहें और खुमार कभी कम ना हो। जाहिर का रवैया अब एमन के साथ बहुत बेहतर हो गया था। हालांकि पहले एमन ने कुछ नहीं किया था और ना ही अब उसकी वजह से कुछ हुआ था। फकत अपनी ही सोचों का गुर्दाब पटखनियाँ देता रहा था। ये सब वक्त की चालें होती हैं, मगर आज चाल या फिर वही मरहला। आज असजद और उसकी अम्मी ने आना था। एमन मुकर्ररा वक्त से ज़रा पहले कुछ सोचते हुए तमसीला बेगम की तरफ आई। मामा, मुझे कुछ किताबें लेनी हैं तो मैं मार्केट जा रही हूँ। पर्स की जिप खोलकर वो कुछ तलाश कर रही थी। सच कह रही हो या वाकई? इस वक्त किताबों की ज़रूरत पड़ गई। अगर असजद की वजह से जा रही हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मुझे वाकई जाना है और मैं कोशिश करूंगी जल्द आने की। और मेहमानों का मूड अच्छा हुआ और साफ बात है कि अगर जाहिर चाहेगी तो मैं ड्राइंग रूम में आऊंगी। इट्स ओके मामा। वो मुस्कुराते हुए लहजे में माँ को यकीन दिलाकर चल दी। कितने ही लोगों की खुशियों के कत्ल का इल्ज़ाम उसके हाथों की लकीरों में छुपा हुआ था। शाम का वक्त था, मगर धूप की दम तोड़ती तमाजत भी बला की शिद्दत थी। शुक्र है कि किताबों की दुकान में एसी चल रहा था। उसने मतलूबा किताबें काउंटर पर रखकर रकम अदा करने के ख्याल से अपना पर्स खोला। सेल्समैन बिल बनाने में मसरूफ था। जिन किताबों का कल मैंने ऑर्डर दिया था वो मिल सकती हैं सर? आपने ख्वामखा जहमत की, किताबें आज ही आपको घर में पहुंचा दी जाती। एमन के आसपास सनाटे चीख उठे। उसने निचला होंठ किनारे दांतों में दबा लिया, कहीं पीछे मुड़कर देखने से सहर टूट न जाए। वो पल भर का खुशगवार लम्हा उसके हाथ से फिसल न पड़े। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं पत्थर के गुलाब महक उठे। पिगमिलियन की ग्लेशिया के उसके सामने थी। उसने पूरे 2 साल 11 माह 3 दिन के बाद सालार को देखा था। इनकी आंखें आज भी तिलस्माती चमक रखती थीं। इनकी नजरें जब उठीं तो यूं के बादलों की स्याह चादर चीरकर ऐसे चिराग जल उठे जो अब ख्वाबों की आगोश में जगमगाते रहे हों। जले तो ख्वाब, बुझे तो ख्वाब। सालार भी उसकी दिलफ्रेबियों में गुम थे। इनकी किताबें पैक भी हो गई थीं। सेल्समैन दूसरे ग्राहकों को निपटाने लगा था। सालार के फोन पर बीप हुई तो दोनों होश में आए। फिर दोनों एक दूसरे की संगत में चलते हुए बाहर निकले। वो खामोश थे, मगर सालार के वजूद में सुमंदर बोल रहा था। एमन की जात के जजीरे डूब और उभर रहे थे। बेचैनियां दोनों तरफ थीं। पहल कोई नहीं कर रहा था। सालार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो शहजादी सी बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। सड़क उनके साथ साथ भागने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? सालार की आवाज़ ने रस खोला। खामोशी आलूद पलकों को उठाकर उसने देखा। जी क्या कहूँ, ये भी इन्हें ही बताना था। मेरे बाद दिन कैसे गुजरे? शुक्र है सालार ने ये नहीं पूछा कि मेरे बगैर दिन कैसे गुजरे, क्योंकि मैं तो एक पल भी तन्हा नहीं रही। पता है सालार, मैं वहीं गुलाब के फूल रखकर आती रही जब जब आपकी याद आती रही। कितना अनोखा एतराफ़ मोहब्बत है ना। और जनाब, मैं भी तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता रहा। मुझे यकीन है कि मेरा जलाया हुआ चिराग देर तक चलता रहा होगा। बहुत सारा वक्त बीत गया था। तमसीला बेगम बेहद मुस्तरब होकर कई बार गेट खुला छोड़कर अंदर की तरफ आईं। मेहमान चले भी गए थे, पर एमन अभी तक नहीं आई थी। उसे गए 3 घंटे बीत गए थे। रात स्याह होने लगी थी। वो एक बार फिर होल कर बाहर आई। गली में सन्नाटा था। वो बेकरार होकर आगे की तरफ बढ़ी। एमन फोन पर भी नहीं उठा रही थी। कोई नई आजमाइश तो उनका इंतजार नहीं कर रही थी। इससे आगे इनकी सोच खत्म हो जाती थी। अचानक इन्हें दूर से कहीं एक शानदार गाड़ी अपनी गली की तरफ आती दिखाई दी। वो उस पर सरसरी से नजर डालकर इधर उधर देखने लगी कि शायद एमन नजर आ जाए। गाड़ी उनकी गली के कोने पर रुक गई। एक बेहद वजीह शख्स ने उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और उनकी आंखों में जैसे कांच उतरे। अचानक ये चुभन होने लगी। गाड़ी से एमन उतर रही थी, बहुत खुशी से, जैसे उसे कोई गम ना हो। वो गौर से सालार को देखने लगी, मगर इन्हें शनासाई की कोई झलक नजर नहीं आई। वो इन्हें नहीं जानती थी, मगर एमन तो लगता है इनसे बहुत पुरानी वाकफियत रखती है, और वाकफियत से बढ़कर बहुत कुछ। वालाहाना अंदाज में सालार उससे कुछ कह रहे थे और एमन रंग और रोशनी और खुशियों का इस्तारा बनी हुई खड़ी थी। वो पलटकर घर की तरफ चल दी। चंद लम्हों बाद एमन घर में दाखिल हुई। तमसीला बेगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बास पुरस करें या उसे डांटे। ये बताएं कि वो दुनिया वालों की नज़र में इतनी पारसा नहीं रही। एमन इतनी खुश और मगन थी कि सलाम करने के बाद अपने कमरे में घुस गई। वो उसके कमरे से बाहर खड़े होकर सवालनामा तैयार कर रही थी। क्या इन्हें जाते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछना चाहिए कि वो आदमी कौन था? मगर एमन के चेहरे पर फैली खुशी की कौसे कज़ा के रंग इतने चमकदार थे कि वो रुक गई। नहीं, वो प्यार से बात करेंगी। उनकी एमन ऐसी नहीं है, ना पहले भी और ना आज भी। रात को सब कामों से फारिग होकर वो एक फैसला करके एमन की तरफ आई। एमन इस वक्त अपने बेड पर नीम दराज किसी किताब की वर्कगर्दानी कर रही थी। आज जिस आदमी के साथ थी तुम,
मुझे उसका नंबर दो। एक धमाका सा था जो एमन को हिला गया। किताब उसके हाथ से छूट गई। मामा को किसने बताया? ठीक है कि उसकी माँ से बात तो करनी ही थी, मगर सालार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही तमसीला बेगम बेहद सुपाट से तासरात के साथ उसे देख रही थी। वो सीधी हो बैठी, बालों को खोलकर दोबारा कैचर में कैद किया। एकदम उसे अपना हल्क खुश्क होता महसूस हुआ। तमसीला बेगम बगौर उसके तासरात नोट कर रही थी। वो बिस्तर से टांगे लटकाकर बैठ गई और अपनी हथेली की पुश्त पर दूसरे हाथ से चुटकियां लेने लगी। अंदरूनी जंग छिड़ चुकी थी। सालार ने एतराफ़ मोहब्बत तो किया था, मगर हमसफ़र बनने का इंदिया नहीं दिया। अब तक उसे पहले सालार को बताना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। वो मामा, मैं पहले उनसे बात कर लूँ। आई मीन इन्हें बता दूँ कि आपने बात करनी है। ठीक है, मगर अब के खूब सोच समझ कर फैसला करना। हमारे पास, मेरा मतलब है तुम्हारे पास, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा। जिंदगी ने अपने अमकानात कितने समेट लिए हैं। क्या वो इनकी बेटी इसी सलूक की मुस्तहिक थी? सालार अपनी अम्मी का बीपी चेक कर रहे थे कुछ दिनों से। रुत बदल रही है और बदलती रुतें बूढ़े लोगों के लिए पुराने दर्दों और रोगों को जगाती हैं। उसवा अपने पसंदीदा कार्टून देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सालार का फोन मुसलसल बीप कर रहा था। वो चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी किए माँ को देख रहे थे। उसवा उठकर फोन के पास आई और उसने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? वो पापा दादो का बीपी चेक कर रहे हैं। एमन ने घबराकर फोन कान से हटाया, गौर से नंबर देखा। सालार ने यही नंबर दिया था। उसने लाइन काट दी। मुमकिन है कोई हिंसा गलत डायल हो गया हो। उसवा दोबारा कार्टून देखने लगी। सालार ने माँ को चादर ओढ़ाई और लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गए। आते हुए फोन उठाकर अपने साथ ले आए थे। उसी दम फोन दोबारा गुनगुनाया। उन्होंने गौर से देखते हुए कॉल रिसीव की। हेलो सालार। हेलो। एमन की आवाज़ माउथ पीस में उभरी। सालार के चेहरे पर आसूदगी छाई। हाँ, बोल रहा हूँ। कैसी हो? अभी क्या हुआ? मैं आपको कॉल कर रही थी तो गलत नंबर मिल गया। किसी बच्ची ने फ़ोन उठाया और कहा पापा तो दादो का बीपी चेक कर रहे हैं। क्या बताऊँ, मेरी तो जान निकल गई थी। एमन बेताबाना अंदाज में बताया। सालार खामोशी से सुन रहे थे। उन्होंने कई बार फैसला किया था कि उसे अपनी शादी, बीवी की वफात और बच्ची का बता दें, मगर हिम्मत नहीं हुई कि वही इस जिंदगी की तरफ लाए थे। ना जाने उसका क्या रद्दमल होता। और फिर बात मोहब्बत तक तो थी, मगर शरीके ज़िंदगी बनने की ऑफ़र ना उन्होंने की और ना उसने। दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे को समझ ही रहे थे। वो मामा आपसे मिलना चाहती हैं, क्या मैं आपका फ़ोन नंबर इनको दे दूँ? एमन ने यकीन बेयकीनी से पूछा। एमन, वो बच्ची मेरी ही है। तुमने गलत नंबर डायल नहीं किया था। यकदम खामोशी छाई। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहे। दूसरी जानिब कौन सा तूफान बर्पा हुआ होगा, या वो शायद समझ गई होगी कि मैं तन्हा हूँ, मगर नहीं। उन्होंने इससे ढेरों बातें की थीं। कभी ये नहीं बताया कि वो गमों का जायका चख चुके हैं। पहली शादी माँ की पसंद पर हुई थी। इससे मोहब्बत तो हुई थी, मगर एमन से तो इश्क हो गया था। सालार को एहसास हुआ कि लाइन कट चुकी है। गुर्दाब दर गुर्दाब इन्हें घेर रहे थे। एमन का रह रहकर ख्याल आ रहा था कि वो इन्हें धोखेबाज समझ रही होगी। आखिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाकर उसे मैसेज किया। मेरी वाइफ जलकर मर गई थी जब मेरी बेटी 4 साल की थी। तुम पहले ही दुखों की आग में जल रही हो। सोचता था कि तुम्हारे काबिल भी हूं या नहीं। यह फैसला अब तुमने करना है। फैसला तो वो कर चुकी थी। मूली नाम का दरख्त जो तारीफ जंगलों में जमीन के अंदर ही अंदर बढ़ता है। सालार की मोहब्बत इस दरख्त की तरह एमन की रग रग में फैल चुकी थी। नाजुक पंखुड़ियों वाला उसका फल, दूध की तरह सफ़ेद, जायके में शीरीं, लेकिन तासुर में खुमार की तरह होता है, बेखुद कर देने वाला। सुना है कि जो ये फल खा ले उस पर जादू असर नहीं कर सकता। गोया सालार की चाहत हिसार बांध कर खड़ी थी। लहरें बहुत खुश थीं। आज मचल मचल कर सालार और एमन के कदमों पर निसार हो रही थी। घटा फजा, हवा की सरगोशियाँ, डूबते सूरज की शफक, दिल फरेब मौसम का निखार, सब गवाही दे रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में अब हमेशा चाहतों के गुलाब खिलते और उम्मीदों के चिराग जलते रहेंगे।